Hello friends, today we are going to discuss important amendments for return chapter। बहुत सारे चेंजेस आए हैं और कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस भी आए हैं इस चैप्टर में। और इस चैप्टर को रिवाइज, इस अमेंडमेंट को करने से पहले आपको, अगर आप पुरानी वीडियोस को देख के अपना रिटर्न चैप्टर रिवाइज कर लें तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। स्टार्ट करते हैं, QRMP स्कीम को समझते हैं पूरा डिटेल में, और साथ साथ में जो और चेंजेस आए हैं साथ में उसको भी हम समझते हैं। हमारे देश में QRMP स्कीम क्यों लाई गई, रिटर्न के अंदर क्या चेंजेस करे गए, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, बैकग्राउंड क्लियर करता हूँ, फिर आपको ये स्कीम अच्छे से क्लियर होगी। अगर आप इस स्कीम को बेयर एक्ट से या किसी बुक से पढ़ेंगे तो आपको बड़ी कॉम्प्लेक्स लगेगी ये स्कीम, बट मैं आपको एक स्टोरी से इस स्कीम को समझाने की कोशिश करूंगा। जीएसटी काउंसिल के सामने अलग अलग तरह के ट्रेडर्स, बिजनेसमैन आए और उन्होंने बोला कि सर मैडम हम इस जीएसटी के कंप्लायंस से बहुत परेशान हैं। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन है, उन्होंने बोला कि हम आपको ऑलरेडी एक स्कीम दे चुके हैं जिसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। इसके बारे में हमने बात भी की थी। तो आप अब क्या चाहते हैं, अब आपको नया क्या चाहिए? आपको हमने ऑलरेडी इतनी स्कीम दे दी है, अब आप दोबारा से कह रहे हैं कि हमारे को कोई नई स्कीम निकाल के दो, कुछ नया दो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि वो आपने जो स्कीम निकाली थी कंपोजिशन, वो तो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए निकाली थी और उस स्कीम का कुछ अलग पर्पस हुआ करता था। नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए आपने कोई स्कीम अभी तक नहीं निकाली, तो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए भी कोई स्कीम दी जाए। तो प्रस्ताव रखा गया, ये सारे ट्रेडर्स पहुंचे गवर्नमेंट के पास और इन्होंने बोला जी, जब मोदी जी ये जीएसटी लॉ लेकर आए थे या गवर्नमेंट लेके आई थी जीएसटी लॉ, तो उन्होंने कहा था कि हमारा जो फोकस रहेगा ना वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे रहेगा। हम चाहते हैं बिजनेसमैन डिस्टर्ब ना हो, ट्रेडर डिस्टर्ब ना हो, आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, जैसे चल रहा है चलते रहे, और साथ में जीएसटी के या इनकम टैक्स के कंप्लायंस होते रहे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए छोटे ट्रेडर्स ने और मध्यम वर्ग ट्रेडर, मीडियम ट्रेडर्स ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया। गवर्नमेंट ने कहा कि बिल्कुल सही है आपका पॉइंट, आपके कहने पे हम कुछ ना कुछ चेंज गवर्नमेंट जरूर लेके आएगी, और एक स्कीम बनाने की बात रखी गई। इस मीटिंग में सारे के सारे ट्रेडर अवेलेबल हैं, छोटे बड़े, सप्लायर, रेसिपेंट, सब अपनी अपनी बातें रखेंगे। उस बातों को हम ध्यान से सुनेंगे और सुनकर हम स्कीम को बनाएंगे। जैसे कि मैंने बताया, ये एक स्कीम है, और अगर स्कीम के बारे में जब भी हम बात करते हैं, स्कीम हमेशा क्या होती है दोस्तों, ऑप्शनल होती है। ये बात तो आपका पहले से ही कॉन्सेप्ट क्लियर है कि गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम लेके आ रही है वो हमेशा ऑप्शनल होती है। इस स्कीम का नाम है QRMP स्कीम। QRMP का मतलब होता है क्वार्टर रिटर्न एंड मंथली पेमेंट। इस तरह की स्कीम को गवर्नमेंट ने प्रपोज किया। लोगों ने कहा कि हमारे को एक ऐसी स्कीम दी जाए जहां पे हमारे को अभी जो हम कर रहे हैं वो हम मंथली कंप्लायंस कर रहे हैं, मंथली कंप्लायंस को हटाया जाए और सारा का सारा जो कंप्लायंस है वो क्वार्टरली किया जाए, क्वार्टरली किया जाए। ये बात गवर्नमेंट को लोगों ने कहा कि क्वार्टरली स्कीम बनाई जाए, क्वार्टरली स्कीम बनाई जाए। गवर्नमेंट ने कहा कि आप सब लोगों को तो क्वार्टरली स्कीम देना पॉसिबल नहीं है, इतने सारे लोग हमारे सामने प्रेजेंट हुए हैं, सब लोगों को, छोटे बड़े सब लोगों को एक क्वार्टरली स्कीम देना पॉसिबल नहीं है। तो हम एक डिसाइड कर लेते हैं कि कौन छोटे हैं कौन बड़े हैं। पहले भी हमने डिसाइड की थी वाली बात कंपोजिशन लेवी में, दोबारा डिसाइड कर लेते हैं कौन छोटे हैं कौन बड़े हैं, और जो बड़े हैं उनको एक बार के लिए प्लीज आप यहां से तशरीफ ले जाइए। छोटे लोगों का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया। ये लोग कुछ स्कीम लेने आए हैं, कुछ बेनिफिट लेने आए हैं गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले कहा कि छोटे लोगों का हम ऐसा डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि पहले हम डिसाइड करते हैं स्मॉल टैक्स पेयर। स्मॉल टैक्स पेयर को डिसाइड करने के लिए
हम एक ही क्राइटेरिया हमारे माइंड में आता है और उसका नाम है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर, जिस बंदे की एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या मैं कह दूं इन प्रीवियस ईयर, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ है, 5 करोड़ तक है, एक बार के लिए हम कहते हैं जी आप यहां बैठ जाओ, आपको एक नई स्कीम दी जाएगी जिसका नाम होगा क्यूआरएमपी स्कीम। क्वार्टरली रिटर्न, आपकी रिटर्न क्वार्टरली ली जाएगी, बट जीएसटी की पेमेंट मंथली ली जाएगी। इस स्कीम आने से पहले मैं आपको एक इनिशियल स्कीम बताता हूं जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी। इस स्कीम आने से पहले मैं आपको एक स्कीम और समझाता हूं जो गवर्नमेंट लेके आई थी। गवर्नमेंट ने इस स्कीम आने से पहले एक स्कीम और लेके आई थी, उसका नाम था नॉर्मल, कि आपको जो दो तरह की रिटर्न होती है हमारी, GSTR 3B, GSTR 1, पता होगा आपको इसके बारे में। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, जिन्होंने अपना रिटर्न चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं किया है वो इस क्लास को रिटर्न चैप्टर कंप्लीट करने के बाद देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। 3B इज रिटर्न। 3B को लॉ में सेक्शन 39 में रिटर्न वर्ड यूज किया गया है। जबकि जो बात करते हैं, मैं आपको बात कर रहा हूं इस मीटिंग से पहले की, जो ये मीटिंग चल रही है ना अभी क्यूआरएमपी स्कीम के लिए, इस मीटिंग से पहले क्या था वो मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। इस स्कीम से पहले क्या था कि ये जो 3B है ये हमेशा मंथली ही फाइल होती थी, ऑलवेज मंथली। इसको कभी भी क्वार्टरली कभी नहीं किया गया। हमने कहा जी हम आपसे 3B कभी मंथली क्वार्टरली नहीं लेंगे, हम आपसे 3B हमेशा मंथली लेंगे। क्वार्टरली के लिए कुछ ऑप्शन दिया था स्मॉल टैक्स पेयर को, स्मॉल टैक्स पेयर को कुछ ऑप्शन दिया था और कहा था कि जो अप टू इनिशियली 1.5 करोड़ था, फिर बाद में 5 करोड़ तक आप क्वार्टरली रिटर्न दे सकते हो। क्वार्टरली रिटर्न नहीं था वर्ड, यहां पे GSTR 1 को हम बोलते हैं स्टेटमेंट, या फिर स्टेटमेंट बोलते हैं, या फिर डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 में दी जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूं इस मीटिंग, जो मीटिंग हो रही है अभी, इस मीटिंग से पहले क्या हमारी कंडीशन थी, हमारी क्या स्टेज थी कि 3B हमेशा मंथली ही फाइल होती थी और GSTR 1 का क्वार्टर का ऑप्शन अवेलेबल था जो छोटे लोग थे 5 करोड़ तक। लोग इससे खुश नहीं है, लोग कह रहे हैं जी आपने ये तो 3B, ये तो आपने क्वार्टरली कर दिया, बट आपने इसको मंथली रखा है तो हमारे को कोई खास फायदा इससे नहीं हुआ। आप इसको भी मंथली, इसको भी मंथली, दोनों को मंथली कर रहे हो, तो इसको क्वार्टरली तो इसको भी क्वार्टरली करो। लोगों ने ये क्यूआरएमपी स्कीम लाने से पहले गवर्नमेंट ने ये अप्रोच किया कि आप GSTR 3B को भी क्वार्टरली करो और GSTR 1 को भी क्वार्टरली करो। तो GSTR 1 तो गवर्नमेंट ने पहले क्वार्टरली दे दिया, उसके तो कोई इश्यू है नहीं। लोगों को इस चीज का इश्यू था कि 3B को भी क्वार्टरली किया जाए, 3B को भी क्वार्टरली किया जाए। इस डिमांड को करते हुए गवर्नमेंट के पास यहां पे लोग पहुंचे हैं बड़ी संख्या में कि 3B को क्वार्टरली किया जाए। मैं आपको थोड़ी टेक्निकल बात बताता हूं, टेक्निकल बात, कि जो हमारे लॉ में जो ये रिटर्न वर्ड है, जो ये रिटर्न वर्ड है, ये 3B के लिए ही यूज किया गया है, 1 के लिए नहीं किया गया। तो क्यूआरएमपी स्कीम में अगर मैं कभी बात करूंगा तो मैं सारी बातें 3B के बारे में करूंगा। दोबारा से ये बात बोल रहा हूं कि मैं क्यूआरएमपी में बात करूंगा तो मैं 3B के एंगल से बात करूंगा, 1 के एंगल से मैं कोई बात क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं करूंगा। हालांकि कुछ कोरस्पॉन्डेंट चेंज GSTR 1 के अंदर लाने पड़े, उसका भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा क्या है, बट मैं फंडामेंटली क्यूआरएमपी के अंदर सिर्फ GSTR 3B की बात मैं करने वाला हूं। तो क्यूआरएमपी को बेसिकली आप 3B समझ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें कोई पंगा नहीं है, इसमें लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने क्वार्टरली कर दिया,
बट 3B को क्वार्टरली क्यों नहीं किया आपने, इसके लिए गवर्नमेंट के पास लोग आए हैं। लोगों ने कहा जी जो 5 करोड़ से कम वाले हैं ना वो तो यहाँ बैठ जाओ, जो 5 करोड़ से ज्यादा वाले हैं वो तो चले जाओ, क्योंकि उनकी तो GSTR 1 भी मंथली है और GSTR 3B भी मंथली ही रहेगी, उनको तो आप एक बार प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। तो स्मॉल टैक्स पेयर बैठ गए जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक थी, वो बैठ गए जी। वो कह रहे जी हमारे को 1 से कोई दिक्कत नहीं है, 1 क्वार्टरली हो गई है, हमारे को 3B मंथली की जगह क्वार्टरली कर दो बस। गवर्नमेंट ने बोला देखो 3B को ना प्रैक्टिकली क्वार्टरली करना पॉसिबल नहीं है। 3B को क्वार्टरली करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 3B हमारा मेन सोर्स है रेवेन्यू जनरेशन का। गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा मेन सोर्स रेवेन्यू का 3B है, 3B से ही आप टैक्स पे करते हो। 3B अगर आपने लेट कर दिया, आपको अगर 2 महीने का टाइम हमने दे दिया, तो आप टैक्स खा खू के निकल जाओगे इंडिया के बाहर, जैसे कि और लोग भाग रहे हैं माल्या की तरह। तो हम 3B को इतना डिले नहीं दे सकते, क्वार्टरली 3B पे कर दो। तो लोगों ने कहा हम तो आए इसीलिए हैं आपके पास, हमारा तो पर्पस यहाँ पे आने का पर्पस ये है कि हमारी 3B को क्वार्टरली किया जाए। गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, हम आपकी जो 3B है उसको क्वार्टर तो कर देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, क्वार्टर तो हम कर देते हैं, बट पेमेंट जो है ना वो हमें मंथली चाहिए। क्योंकि क्वार्टर तो कर देते हैं, आपकी 3B क्वार्टरली कर देते हैं, बट आपकी जो पेमेंट है ना वो आपकी मंथली होगी। तो लोगों ने कहा फायदा क्या होगा इससे भाई, भाई आप तो कह रहे हो कि 2 वर्किंग बनाओ, पहले पेमेंट करो मंथली, फिर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो। गवर्नमेंट ने कहा आपकी मर्जी है, हम आपको जबरदस्ती नहीं कह रहे। दोबारा से बोल रहा हूं, ये स्कीम क्या है, ये स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है। गवर्नमेंट कह रही है आपको यहाँ पे आना है तो आओ। जैसे कंपोजिशन स्कीम भी ऑप्शनल स्कीम थी, ये स्कीम भी ऑप्शनल स्कीम है, हम आपको नहीं बुला रहे, आप हमारे पास चल के आए हो, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है पिछले साल में, तो आप मंथली की जगह क्वार्टरली रिटर्न 3B फाइल कर सकते हो, बट उसकी पेमेंट जो है वो आपको क्वार्टरली नहीं करनी है, आपको मंथली करनी है। लोगों ने बोला चलो ठीक है, चलो आपकी कुछ बातें मान ली, हो सकता है कि इससे हमें कोई फायदा हो, बट अब इसके प्रोन एंड कॉन्स भी हम आगे देखते हैं। एक तो ये बात हो गई जी, छोटे लोग डिसाइड हो गए, जैसे पहले डिसाइड किए थे कंपोजिशन लेवी में 5 करोड़ से कम वाले यहां बैठे रहो, 5 करोड़ से ज्यादा वाले इस मीटिंग से बाहर हो जाओ। एक तो ये बात हो गई, अब ये बातें चल रही हैं आपस में। दूसरी बात ये रखी गई कि जी ये स्कीम किसको नहीं देनी, ये स्कीम किसको नहीं देनी, क्लियर है, 5 करोड़ से ऊपर वालों को ये स्कीम नहीं देनी, QRMP स्कीम नहीं देनी। दूसरा गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी लोग डिफॉल्टर है ना, डिफॉल्टर को ये स्कीम नहीं देनी। डिफॉल्टर का मतलब क्या है कि जो अपनी रिटर्न टाइम पे नहीं फाइल करते हैं, जिनकी लास्ट रिटर्न फाइल नहीं हुई है, उनको ये वाली स्कीम हम QRMP स्कीम नहीं देंगे। हम कह रहे हैं जी हमें आप पे डाउट है, आप ऑलरेडी डिफॉल्टर हो, आप लास्ट रिटर्न मतलब जो भी आपकी रिटर्न थी लास्ट मंथ की या जो भी थी आपकी रिटर्न, QRMP स्कीम लेने से पहले जो आपकी रिटर्न थी जब वो फाइल हो जाएगी उसके बाद आप इस स्कीम में आने की बात हमारे से करना। तो डिफॉल्टर को ये स्कीम नहीं दी जाएगी। और भी बताऊंगा मैं, और भी कुछ चेंजेस कराए हैं डिफॉल्टर के लिए, और भी कुछ नया लेके आए हैं, वो भी मैं आपको बाद में थोड़े आधे घंटे बाद आपको मैं क्लियर करूंगा। इसके बाद लोगों ने कहा कि इस स्कीम के अंदर हमारे को क्या फायदा होगा। सिंपल फायदा होगा जी, इस स्कीम में आपको क्या फायदा होगा, आपकी जो रिटर्न मंथली थी अब वो क्वार्टरली हो जाएगी, बट पेमेंट जो है वो मंथली आपको करनी पड़ेगी। चलो जी ये बात तो हो गई, एक बात तो ये। अब कुछ लोगों ने ये पूछ लिया जी ये स्कीम हम कब लेंगे, ये स्कीम हम कब ले सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, टेक्निकल बात थोड़ी सी। ये स्कीम जैसे मान लो ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 में होता है अप्रैल, मई और जून, ये क्वार्टर आपका Q1 है। और Q2 में होता है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ये Q2 है। एक मिस्टर ए हैं,
मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए कह रहे हैं जी मेरे को यहाँ पे ये स्कीम लेनी है, मुझे यहाँ पे QRMP स्कीम ऑप्ट करनी है क्वार्टर 2 में। क्वार्टर 1 तो मेरा निकल चुका है, मुझे क्वार्टर 2 में ये स्कीम लेनी है। गवर्नमेंट ने बोला कि क्वार्टर 2 शुरू होने से, क्वार्टर 2 दोबारा बोल रहा हूं, क्वार्टर 2 का फर्स्ट मंथ खत्म होने से पहले, क्वार्टर 2 का फर्स्ट मंथ यानी कि ये वाला फर्स्ट मंथ खत्म होने से पहले ये आप स्कीम ले सकते हो। कारण क्या है उसका जी, 31 जुलाई के बाद अगर आपको 31 जुलाई खत्म हो गया तो आपका क्वार्टर वाला जो पहली मंथ का जो ऑप्शन था वो खत्म हो जाएगा, फिर आप क्वार्टरली स्कीम में नहीं आ सकते। तो अगर आपको क्वार्टरली स्कीम में आना है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वार्टर 2 में आना है, तो गवर्नमेंट ने बोला हम आपको एक टाइमलाइन दे रहे हैं कि आप मई से लेके जुलाई तक ये वाला क्वार्टर 2 का QRMP स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। तो QRMP फॉर क्वार्टर 2 के लिए आपके पास टाइम रहेगा 1 मई से 31 जुलाई, 31 जुलाई तक आप QRMP स्कीम ऑप्ट कर सकते हो। ये एक डेट गवर्नमेंट ने दी है। गवर्नमेंट कहती है जी हमारा सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमारे सिस्टम बैकएंड पे वर्किंग करनी पड़ती है हमें, अगर आपको इस स्कीम में आना है तो पहले बता के आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस स्कीम में आने का ये नहीं कि आप जब मर्जी उठ के आ गए, जब मुंह उठाया तब आ गए, आप हमारे को आपको टाइम दे रहे हैं कि आप 1 मई से 31 जुलाई के अंदर अंदर स्कीम में आ जाओ क्वार्टर 2 के लिए। अगर क्वार्टर 1 के लिए आना है तो क्वार्टर 1 के लिए आप कैसे निकालोगे, क्वार्टर 1 के लिए आप 30 अप्रैल तक, क्वार्टर 1 में अगर आप होना है तो 30 अप्रैल तक इस स्कीम में आ सकते हो। तो जिस क्वार्टर के लिए आपको स्कीम को चूज करना है उस क्वार्टर का फर्स्ट मंथ की एंड डेट से तक आप स्कीम में आ सकते हो। कराऊंगा मैं आपको डिटेल में और इसको। तो इस स्कीम में अगर आपको आना है तो जिस क्वार्टर के लिए आ रहे हो उस क्वार्टर के पहले मंथ की लास्ट डेट तक इस स्कीम में आप आ सकते हो। अब यहां पे देखेंगे दो तरह के लोग मैंने बताया आपको बैठे हुए थे, एक सप्लायर बैठे हुए थे इस मीटिंग में और एक बायर बैठे हुए थे, इसको हम बोलते हैं रेसिपेंट। दो तरह के लोग इस मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। सप्लायर क्या करते हैं, सप्लायर अपनी GSTR 1 फाइल करेंगे जो कि क्वार्टरली होगी, ठीक है जी, और क्वार्टरली फाइल करने के बाद यहां पे या फिर मंथली होगी, और जो भी इनकी रिटर्न होगी ये बायर के 2A या 2B, नया फॉर्म आया 2B बताऊंगा आपको, यहां पे शो हो जाएगा। अब कुछ रेसिपेंट को दिक्कत हो गई इस बात से, उन्होंने बोला सर इसके क्वार्टर होने की वजह से, सप्लायर के क्वार्टर होने की वजह से हमारा 2A क्वार्टर के एंड के बाद आएगा, हमारा 2A क्वार्टर के एंड के बाद जनरेट होगा, क्योंकि ये बंदा क्वार्टर है तो इसका 2A भी क्वार्टर में होगा। जैसे मान लो मैं एक मिस्टर ए हूं, मिस्टर ए अपनी रिटर्न लेट भरेगा तो उसके सप्लायर अगर लेट भरेगा तो बायर के 2A में भी लेट शो होगा। ये बात रेसिपेंट ने उठा दी वहां पर मीटिंग में कि सर आपके क्वार्टर के चक्कर में, मैं तो बड़ा आदमी था, चलो मैं तो, मेरी रिटर्न तो मंथली है, बट इसकी क्वार्टर रिटर्न होने के चक्कर में मुझे अब क्वार्टर तक वेट करना पड़ेगा 2A 2B का। बात तो वैलिड है कि सप्लायर के क्वार्टर की वजह से बायर सफर कर सकता है, क्योंकि सप्लायर के क्वार्टर की वजह से बायर का 2B 2B क्वार्टर के बाद अपडेट होगा। इस बात को उठाया गया और इस बात का समाधान पूछा गया, जी बताओ इसका क्या समाधान है। और इस बात पे बहुत लड़ाई भी हुई आपस में, प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं आपको, सप्लायर बायर के बीच में बड़ा झगड़ा भी हुआ, बड़ी आर्ग्यूमेंट्स भी हुई कि यार तेरी वजह से, तेरे क्वार्टर होने की वजह से मेरा अपना आईटीसी टाइम पे नहीं ले पा रहा, क्योंकि तेरे क्वार्टर होने की वजह से तू रिटर्न अपनी क्वार्टरली भरता है और मैं मंथली भरता हूं, तो तेरे क्वार्टर की वजह से मेरे 2A 2B में जो आपका आईटीसी का डेटा है वो क्वार्टरली शो होता है, मंथली शो नहीं होता, तो मुझे ऐसी हवा में आईटीसी लेना पड़ता है बिना 2A 2B अपडेट हुए। तो इस बात पे काफी झगड़ा हुआ और गवर्नमेंट ने इस बात को समझा कि हम चाहते नहीं है कि हमारी वजह से ट्रेडर के, बिजनेस के बीच में आपस में मनमुटाव हो, झगड़ा हो,
हम चाहते हैं ये दोनों मिलके काम करें, देश के लिए काम करें, इकोनॉमी के लिए काम करें। तो गवर्नमेंट ने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम है IFF फैसिलिटी, जिसका नाम है IFF फैसिलिटी। इसको बोलते हैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। मैं डिटेल में बात करूंगा वन बाय वन हर चीज की। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या इशू था GSTR 1 के क्वार्टर होने की वजह से, सप्लायर की क्वार्टर की होने की वजह से बायर सफर कर रहा है। वो कह रहा है जी मेरा ITC अपडेट नहीं हो रहा टाइम पे, क्वार्टरली हो रहा है, हालांकि मैं मंथली वाला हूं। तो एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये एक कॉन्सेप्ट हर किसी को नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने कहा कि ये कॉन्सेप्ट हम देंगे ओनली B2B सप्लाई के लिए, क्योंकि जहां हमारे को ये दिक्कत आ रही है प्रैक्टिकली, सप्लायर को बायर को ITC पास ऑन करना है, अपनी GSTR 1 के थ्रू पास ऑन करना है। और ये कौन सी सप्लाई है? B2B सप्लाई है। तो लोगों ने कहा कि B2C के लिए हम नहीं देंगे, B2B सप्लाई के लिए ही हम इस तरीके की स्कीम देंगे ताकि टाइमली ITC पास हो जाए, तो इस तरह से B2B के लिए ये स्कीम लाई गई। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने एक बात बोली कि ये वाला जो फैसिलिटी है जहां पे हम इनवॉइस को क्वार्टर से पहले ही प्रोसेस करा देंगे, मतलब हम ऐसी फैसिलिटी देंगे जहां से हर महीने आप इनवॉइस अपलोड कर पाओगे सप्लायर के, ताकि उसको जो आपका रेसिपिएंट है उसको हर मंथ 2B में डेटा दिख सके और वो अपना ITC क्लेम कर सके। तो इसके लिए हमने एक लिमिट लगा रहे हैं कि आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है वो 50 लाख तक होने चाहिए। 50 लाख ऑफ फर्स्ट 2 मंथ ऑफ द क्वार्टर। जिस क्वार्टर की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस क्वार्टर के पहले 2 महीने आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है वो 50 लाख तक होनी चाहिए। उससे ज्यादा के हम इस फैसिलिटी में आपको अलाउ नहीं करेंगे। ये पहले भी पढ़ चुके हो आप, याद होगा आपको, सेक्शन था रूल 86B में पढ़ा था आपने कि 50 लाख की लिमिट वहां भी थी और 50 लाख की लिमिट यहां भी है। गवर्नमेंट ने बोला बड़े इनवॉइस के लिए आपको क्वार्टर का वेट करना ही पड़ेगा। दोबारा बोल रहा हूं, बड़े इनवॉइस 50 लाख से ऊपर के इनवॉइस के लिए आपको क्वार्टर का वेट करना ही पड़ेगा। 50 लाख तक के इनवॉइस के लिए हम आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि आपकी जो रिटर्न है वो क्वार्टरली है, बट जैसे मान लो मंथ 1 है, मंथ 2 है और मंथ 3 है, ये आपका बनता है पूरा क्वार्टर 1। तो क्वार्टर 1 में अगर आप नॉर्मल स्कीम में होते और नॉर्मल स्कीम के अंदर भी आप क्वार्टरली रिटर्न भरते तो आपको GSTR 1 क्वार्टरली भरना पड़ता। बट गवर्नमेंट ने बोला थ्रू IFF, जैसे मान लो आपका टर्नओवर 10 है तो थ्रू IFF आप अपना ITC पास कर पाओगे पहले 2 महीने का, आप ITC पास कर पाओगे। ये जो तीसरा महीना है आपका, इसके लिए आप फाइल करोगे GSTR 1। सिर्फ 15 लाख की टर्नओवर जो आपकी थर्ड मंथ में है उसके लिए आप GSTR 1 फाइल करोगे। ये जो आपको फैसिलिटी दी गई है, पहले 2 महीने आप अपना ITC रेसिपिएंट को पास कर दोगे थ्रू IFF, ताकि रेसिपिएंट बेचारा सफर ना करे, उसको ITC मिल जाए थ्रू IFF। तो ध्यान रखना, थर्ड मंथ में आपको GSTR 1 में वही डेटा देना है जो आपका उस मंथ का डेटा है। टोटल नहीं देना, आपको उसी मंथ का डेटा देना है जिस मंथ के लिए आप फाइल कर रहे हो। ये आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हो टर्नओवर पहले 2 महीने की IFF में, और थर्ड मंथ की टर्नओवर आपने GSTR 1 में फाइल करनी है। टोटल आपका अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। ये 40 आपका ऑटोमेटिकली बायर को रिपोर्ट हो गया। तो IFF फैसिलिटी दी गई जहां प्रैक्टिकल चैलेंज था, ITC को पास करने के लिए प्रैक्टिकल चैलेंज था। उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने IFF की फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करी
ताकि क्वार्टर रिटर्न वालों के जो बायर हैं वो सफर ना करें, उनको मंथली आईटीसी पास ऑन हो जाए। दो कंडीशन लगाई गई, B2B सप्लाई के लिए किया जाएगा आईएफएफ, और दूसरा 50 लाख तक के इनवॉइस के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बड़े इनवॉइस के लिए हम आईएफएफ फैसिलिटी नहीं देंगे। एक बंदा बोलेगा सर आईएफएफ क्या ऑप्शनल है, क्या हम आईएफएफ को इग्नोर कर सकते हैं? यस, इट इज ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल फैसिलिटी, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। फिर एक बंदा पूछेगा सर अगर हमने आईएफएफ फैसिलिटी से इनवॉइस अपलोड नहीं करे, सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं करे, तो क्या होगा सर? फिर हमारे को क्वार्टर 1 में मंथ 1, मंथ 2 और मंथ 3 यहां भी नहीं करे, यहां भी नहीं करे, तो यहाँ पे जो टोटल है हमारे को, टोटल किसका? मंथ 1 का, मंथ 2 का और मंथ 3 का, तो टोटल आ रहा है ये सारा का सारा टोटल हम GSTR1 में शो कर देंगे। क्योंकि हमने मंथ 1 में आईएफएफ यूज नहीं करा, मंथ 2 में आईएफएफ यूज नहीं करा, तो मंथ 3 में हम टोटल जो हमारी सेल है तीनों मंथ की है, पूरे क्वार्टर की, उसको GSTR1 में अपलोड कर देंगे। और सप्लायर जब अपलोड करेगा तो बायर के 2A में वो क्वार्टर के एंड के बाद शो होना शुरू हो जाएगा। ऑप्शन है आपके ऊपर। आपको हमने एक फैसिलिटी दी है कि आपका छोटा बायर जो 50 लाख से कम वाली सप्लाई लेता है वो सफर ना करे, B2B वाला, इसलिए हमने आपको फैसिलिटी दी है। आप आईएफएफ के थ्रू अपना आईटीसी पास ऑन कर सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम थी हमारी कि ये बेचारा, इसको इशू हो रहा था, इसके क्वार्टर होने की वजह से ये हमारी फैसिलिटी जो है आईएफएफ फैसिलिटी के द्वारा इस इशू को रिजॉल्व कर दिया गया। इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा मैं। अभी मैं आपको एक स्टोरी के जरिए कहानी सुना रहा हूं। तो पहली स्टोरी हमने ये सुनी कि सर स्मॉल टैक्स पेयर को एक नई स्कीम दी जाए जिसके अंदर क्वार्टरली रिटर्न की जाएगी और मंथली पेमेंट की जाएगी। पेमेंट की बात भी करूंगा, पेमेंट कैसे करनी है, अंदाजे से करनी है पेमेंट, क्योंकि हमारे पास रिटर्न हमारी बन के तैयार होगी क्वार्टर के बाद, अभी पेमेंट करनी है, तो पेमेंट कैसे करें? हम अंदाजे से कर दें या कोई मेथड है, वो बातें भी मैं करूंगा आपसे आगे कि क्या गवर्नमेंट ने मेथड दिया, क्योंकि आपकी रिटर्न प्रिपेयर नहीं हुई है, वो आपकी क्वार्टर के एंड में प्रिपेयर होगी। पेमेंट कैसे लोगे आप? पेमेंट करने के गवर्नमेंट ने कहा, पेमेंट करने का भी हम आपको तरीका बताएंगे कि पेमेंट हम कैसे आपसे लेंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपसे जो मंथली पेमेंट लेंगे, मैं आपको एक अभी ओवरव्यू दे रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, ओवरव्यू के बाद आपको ये स्कीम बच्चों वाली लगेगी, आप अपने आप ये स्कीम ड्राफ्ट कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने बोला कि क्योंकि आपकी जो रिटर्न है वो क्वार्टर है, रिटर्न आपकी क्वार्टरली है, ठीक है जी, रिटर्न आपकी क्वार्टरली है, और जो आपकी पेमेंट है वो मंथली है। अब हमारे पास कोई ऐसी शक्ति तो है नहीं कि हम अगले पूरे क्वार्टर की, मतलब इस पूरे क्वार्टर की सेल को एस्टिमेट कर लें, हम ऐसे अंतर्यामी तो है नहीं, और हमारे को कोई एग्जामिनर ऐसा कोई मंत्र देगा नहीं कि आप अगले 2 महीने की सेल एस्टिमेट कर लें और एक्यूरेट एस्टिमेट कर लें। हमारे पास क्वार्टर में मंथ 1 होगा, मंथ 2 होगा और मंथ 3 होगा। इस क्वार्टर के स्टार्टिंग में जब हम खड़े होंगे, इस क्वार्टर के स्टार्टिंग में जब हम खड़े होंगे, हमें ये सपना नहीं आएगा कि यहाँ की टर्नओवर कितनी होगी पूरी, यहाँ की कितनी होगी, यहाँ की कितनी होगी। हालांकि यहाँ की तो हमें फिर भी पता लग जाएगी मंथ के एंड में, बट अगले वाले मंथ्स की हमें टर्नओवर या हमारे को आईटीसी नहीं पता होगा। प्रैक्टिकल चैलेंज आ गया हमारे सामने कि रिटर्न हमारे को क्वार्टर में एंड में भरनी है, क्वार्टर के खत्म होने के बाद भरनी है, पर पेमेंट हमारे को मंथ में ही कर देनी है। प्रैक्टिकल चैलेंज आ गया जी, क्या हम अंतर्यामी हैं? क्या हमें ये पता लग जाएगा कि भाई साहब ये जो रिटर्न है क्वार्टर में आपकी टर्नओवर 102 करोड़ होने वाली है, हम पंडित जी से पूछ के आए हैं, पंडित जी ने बोला है कि आपकी टर्नओवर 200 करोड़ या 102 करोड़ पहुंच जाएगी, तो आप 102 करोड़ के हिसाब से अपना टैक्स निकाल के गवर्नमेंट को 3B में पे कर दो। ऐसे कोई पंडित जी अवेलेबल हमारे देश में नहीं है। अगर ऐसे होते पंडित जी अवेलेबल हमारे देश में तो बता देते कि डीमोनेटाइजेशन कब होने वाला है,
नोटबंदी कब होने वाली है या कोरोना कब आने वाला है, तो ऐसे पंडित हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया सर कि ये पता लगाना कि पेमेंट कितनी करनी है। पेमेंट तो करनी है क्योंकि आपने हमारे को फंसा दिया है। आप कह रहे हो रिटर्न तो आप क्वार्टरली भर लो, पेमेंट आप मंथली कर देना। अब लोगों ने पूछ लिया, बताओ दो जी आप क्या चाहते हो, आप कैसे हमारी मंथली पेमेंट निकलवाओगे, ये भी हमें बता दो पहले ही एडवांस में। गवर्नमेंट ने इसके लिए कहा कि चलो हम एक मेथड निकालते हैं, हम एक क्या दो मेथड निकालते हैं आपके लिए। आपका जो मन करे ना वो मेथड यूज कर लेना पेमेंट के लिए, जो आपका मन करे वो यूज कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ने दो तरह के मेथड दिए, दो तरह के मेथड गवर्नमेंट ने दिए। उसका नाम दिया, एक का नाम दिया फिक्स्ड सम मेथड। गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको एक परसेंटेज बता देते हैं कि आप अज्यूम कर लो कि आपका ये परसेंटेज है, इस परसेंटेज से आप अपना जीएसटी पे कर दो। ठीक है जी, कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपको ये मैथमेटिक्स आपकी वीक है, आपको परसेंटेज के चक्कर में नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, एक काम करो, आप अपना आउटपुट टैक्स मंथली निकालो। कैसे निकालो सर? अरे मंथली तो निकाल सकते हो ना, आपके पास इनवॉइस पड़ा है, आपको पता है आपने कितने सेल करी है। हाँ जी बिल्कुल पता है हमारी सेल कितनी है, और आपने कितनी परचेज करी है, कितना आपका ब्लॉक आईटीसी है, जो भी आपका है, ये आपका नेट जीएसटी आप निकाल लो हर महीने। निकाल सकते हो ना? हाँ निकाल सकते हैं। क्यों भाई? आपके पास सेल्स इनवॉइस है, टैक्सेबल इनवॉइस है, आपके पास परचेज है, बी2बी वाली, बी2सी वाली, जो भी परचेज है आपके पास वो सारी की सारी लेस करके उसका आईटीसी लेके जो आपका नेट जीएसटी बन रहा है। तो ये हो गई आपकी मोर प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच यही है और प्रैक्टिकली चलती भी यही अप्रोच है। गवर्नमेंट कहती है जी अपना आउटपुट टैक्स निकाल लो सेल के बिलों से, अपना इनपुट टैक्स निकाल लो परचेज के बिलों से, और उसके अंदर ब्लॉक क्रेडिट वगैरह लेस कर देना, जो आपका नेट जीएसटी आएगा उसको आप प्रैक्टिकली पे कर दो हर महीने। कहां से? अपने कैश लेजर से। सर आईटीसी से तो हमने ले लिया है ना, तो हम क्या करेंगे अब? इसको हम कैश लेजर से पे कर देंगे। सर जो 1% वाला रूल है, जहां पे हम कैश लेजर से 1% पे करते करते हैं, क्या वो भी हमें देखना है? हाँ वो भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर आप उस कंडीशन में आ रहे हैं जो हमने रूल 86 में पढ़ी थी। तो ये बातें हो गई जी नेट टैक्स निकालने की। अब बात करते हैं फिक्स्ड वाले मेथड में गवर्नमेंट ने क्या कहा। गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे को यहां पे कुछ अजम्पशन का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना अजम्पशन के हम आपकी टैक्स पेमेंट नहीं करवा सकते, क्योंकि हम अंतर्यामी नहीं है, हम पंडित नहीं है, हमारे को फ्यूचर का नहीं दिखता कुछ भी, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, पीछे जाते हैं, आपके आपके पीछे वाले क्वार्टर में जाते हैं। आपके इससे पीछे वाले, ये Q2 है, इससे पीछे वाले Q1 में हम झांक के देखते हैं और देखते हैं कि आपने रिटर्न कैसे फाइल करी थी। हमने कहा जी हमने क्वार्टरली रिटर्न फाइल करी थी। हमने कहा इनसे, ये कहा क्या इनको दिख रहा होगा पोर्टल पर कि आपने क्वार्टर रिटर्न फाइल करी थी। तो हमने कहा एक हम अजम्पशन लगाते हैं, एक अजम्पशन लगाते हैं कि जो आपने क्वार्टर रिटर्न फाइल करी थी उसमें जो आपकी क्वार्टर की टर्नओवर थी, मान लो 100 रुपए थी, क्वार्टर 1 की टर्नओवर कितनी थी? 100 रुपए थी। हमने कहा जी मंथ 1 में ना, मंथ 1 में आप पूरे क्वार्टर का 35% टैक्स पे कर दो। टैक्स पे कर दो, दिमाग मत लगाना इसके अंदर कि सर इसमें आईटीसी भी है, इसमें आउटपुट भी है, इसमें ये भी है। हमने कहा जी इतना आप कैश में पे कर दो, दिमाग मत लगाओ, अब दिमाग मत लगाओ, दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना आपको। जितना आपने टैक्स पे किया है, जितना आपने टैक्स पे किया है, सॉरी टैक्स पे किया आपने, जितना आपने पूरे क्वार्टर में टैक्स पे किया है, हम मान लेंगे अगर हम उसको 3 से डिवाइड कर दें तो हम कितना आएगा? ये आएगा 33 पॉइंट। हम कह रहे हैं जी आप 35 पे कर दो, कोई बात नहीं, आप 35 पे कर दो, 33% नहीं, आप 35 पे कर दो। Q1 में जो आपने कैश पेमेंट करी थी जीएसटी की पूरे क्वार्टर में, उसको हम 35% से मल्टीप्लाई करके उस मंथ में, पहले मंथ में हम आपसे 35 रुपीज पे करवा लेंगे। अजम्पशन बेस है, ये अजम्पशन बेस है।
मंथ 1 में क्या करेंगे सर, मंथ 2 में क्या करेंगे, मंथ 2 में भी हम 35 पे करा लेंगे और मंथ 3 में तो एक्चुअल पे कराएंगे, जितना बनता है उतना कैलकुलेट करेंगे और उतना पे करवाएंगे। ये तो बात होगी क्वार्टर की। अब हम बात करते हैं मंथली वाली की। अगर मान लो इससे पहले वाले मतलब क्वार्टर 2 से पहले वाले इसकी रिटर्न मंथली हुआ करती थी, मान लो इसकी रिटर्न मंथली हुआ करती थी, गवर्नमेंट बोला जितना आपने कैश में पे करा है मंथ 1 में, लास्ट मंथ में जितना आपने कैश में पे करा है उसका 100% आप इस मंथ भी पे कर दो, जितना आपने पिछले मंथ पे करा है उसका 100% उतना ही आप इस मंथ में पे कर दो। लॉजिकल बात है। अगर आप पिछले पिछले टाइम क्वार्टर रिटर्न भरते थे तो क्वार्टर का टोटल जितना आपने कैश पे किया है उसका 35% आप इस मंथ पे कर दो। सही, बिल्कुल बात है। अगर आप मंथली भरते थे टैक्स तो जितना आपने पिछले महीने भरा टैक्स उतना पूरा का पूरा टैक्स आप इस महीने भर दो। तो दो तरह की गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिए। गवर्नमेंट ने बोला फिक्स वाले पे चले जाओ, 35% पे कर दो। अगर आप क्वार्टर में थे, मंथली थे पिछली बार, तो 100% टैक्स पे कर दो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को ये अजम्पशन पे मैं जीने नहीं जिंदगी जीता अपनी, मैं एक्चुअल पे जीता हूं, तो अपने परचेज बिल और सेल बिल निकालो, कैलकुलेट करो, टैक्स निकालो और जितना कैश पे करना है उतना कैश पे करो, कहानी खत्म। कुछ लोग तो इस मीटिंग रूम से जाने की तैयारी करने लग गए। उन्हें बोला जी हम चलते हैं अपने घर, हमें माफ करो, हमारे को ये स्कीम नहीं चाहिए, हमें माफ कर दो, हम गलती से आ गए थे, हम अपने घर जा रहे हैं, हमारे को कोई स्कीम नहीं चाहिए। हम तो पहले वाली स्कीम में बड़े खुश थे। कहाँ पे? जहां पे हम क्वार्टरली भर रहे थे GSTR 1 और मंथली भर रहे थे GSTR 3B। इतने सारे फॉर्मूले आप लगवा दोगे हमारे से, इतना सारा दिमाग लगा दोगे और फिर ऊपर से ये एग्जाम वाले बच्चे जो हैं CA CMA CA जो कर रहे हैं, प्रोफेशनल बच्चे हैं, उनके और जो अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल्स है, उनका और माथा खराब होगा, दिमाग खराब होगा कि वर्किंग करो बैठे बैठे, फिक्स सम निकालो और या फिर आप टोटल टैक्स निकालो और फिर उसके बाद अभी तो ये बात खत्म नहीं हुई है, बात खत्म नहीं हुई है। गवर्नमेंट कह रही है जी अगर आपने ये वाला मेथड अडॉप्ट किया तो हम आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट भी बनेगा यहाँ पे। इंटरेस्ट क्यों बनेगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इंटरेस्ट क्यों बनेगा। गवर्नमेंट कहती है जी आपने क्वार्टर 1 में कोई पेमेंट करनी है, क्वार्टर 1 में मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, ठीक है जी। अब आपने क्या करा, मान लो क्वार्टर 2 है, आपने क्वार्टर 2 में पेमेंट करी, आपने अजम्पशन के बेस पे टैक्स पेमेंट करी, मान लो 10 रुपए की, यहां करी 10 रुपए की और यहां करी कितनी, मान लो यहां भी 10 रुपए की, ये आ गई 30 रुपीज की। ये आपने करी अजम्पशन के बेस पर। और अजम्पशन क्या है, अजम्पशन दो हैं, या तो आपने एक्चुअल निकाल लिया या आपने फिक्स सम वाला मेथड लगा लिया। जब आप एक्चुअली में ये आपने जब एक्चुअली में जब मंथ आया फ्यूचर में, जब ये क्वार्टर कंप्लीट हुआ तो आपकी यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपकी सिर्फ 10 रुपए ही है, यहाँ आपकी जो टर्न कैश होना चाहिए था 20 होना चाहिए था और यहाँ भी 20 होना चाहिए था। टोटल आपका टैक्स बनना चाहिए था 50 रुपए, जबकि आपने भरा कितना है 30 रुपए, होना चाहिए था 50 रुपए, क्योंकि आपने ये टैक्स भरा है, ये जो आपने कैश पेमेंट करी है, ये अजम्पशन के बेस पे करी है। जब एक्चुअली में क्वार्टर खत्म होगा, क्वार्टर 2 खत्म होएगा, तो एक्चुअली में पता लगेगा कि आपका टैक्स तो 50 बनता था, आपने 20 रुपए गवर्नमेंट को कम दिए थे। गवर्नमेंट कहती है अब इसके ऊपर ब्याज की बात भी कर लेते हैं। हमने नहीं कहा आपको अब यहाँ पे आओ इस मीटिंग में, हमने नहीं बोला आपको आप हमारे से कोई स्कीम मांगो, आप हमारे पास आए हो तो हम आपसे ब्याज भी लेंगे। हमने कहा हमने आपका जो मंथली टैक्स पे कराया है ना, वो अजम्पशन के बेस पे कराया है, एक्चुअल दो फ्यूचर में ही पता लगेगा। जब फ्यूचर में पता लगेगा तो उसके ब्याज के लिए आप तैयार हो जाओ। गवर्नमेंट को यहां थोड़ी सी दया आई। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप इस मेथड में जा रहे हो, फिक्स सम मेथड में जा रहे हो, अगर आप फिक्स सम मेथड में जा रहे हो, जो हमारा सजेस्टेड मेथड है, जो हमारा फेवरेट मेथड है, जहां पे हम 35% टैक्स आपसे ले लेते हैं, 35% या फिर 100% टैक्स आपसे ले लेते हैं। क्वार्टरली है तो 35% कर दो क्वार्टर, मंथली है तो 100% दो मंथ ले लेते हैं। इसमें हम आपसे कोई भी तरह का ब्याज नहीं लेंगे। फ्यूचर में
कोई आपसे ब्याज व्याज नहीं लेंगे, आप टेंशन फ्री हो जाओ, चाहे आपका टैक्स फ्यूचर में ज्यादा बने या कम बने, हम अपनी ब्याज की बात नहीं करेंगे। गवर्नमेंट वाला अगर आप इस मेथड में जाते हो, अगर आप इस मेथड में जाते हो मेथड 2 में, तो गवर्नमेंट कहती है कि इसमें हम आपसे ब्याज लेंगे, बकायदा पूरा ब्याज लेंगे आपसे, क्योंकि आपने अपने कैलकुलेशन खुद करी है, आपने कोई assumption नहीं लगाई, आपने परचेज सेल खुद निकाली है, और आपको जब ये नहीं क्लियर है कि आपकी मंथ की परचेज सेल कितनी है, और आप बाद में कह रहे हो जी मेरी सेल परचेज कम हो गई है, ज्यादा हो गई है, बाद में कह रहे हो, मंथ के एंड में हर आदमी को पता होता है कि मेरी सेल इतनी है, मेरी परचेज इतनी है, उसके बाद भी आप उसको चेंज कर रहे हो फ्यूचर में जाके, तो यहाँ पे हम आपसे पूरा का पूरा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अगर आपकी सेल कम ज्यादा हुई है। इंटरेस्ट देने की बात हम नहीं करते हैं, हम इंटरेस्ट ले लेंगे, इंटरेस्ट आपको देंगे नहीं। अभी तो मैं मीटिंग की बात कर रहा हूं, मैंने पढ़ाया कुछ नहीं आपको, अभी तो मैं बात कर रहा हूं ये मीटिंग में क्या चले जा रहा है। मैं दोबारा से एक बार रिकैप कराता हूं आपको, लेट्स रिकैप कि हम क्या कर रहे हैं इस मीटिंग में। हमने कहा जी छोटे लोग यहाँ बैठे रहो, बैठे गए, 5 करोड़ से कम वाले बंदे यहाँ बैठे हैं क्यूआरएमपी स्कीम के लिए, मंथली आपकी पेमेंट होगी, क्वार्टरली आपकी 3B होगी। 1 की बात हम नहीं कर रहे, 1 तो क्लियर है, क्वार्टरली होगी, 3B आपकी क्वार्टरली होगी, पेमेंट आपकी मंथली होगी। ठीक है जी। जिन्होंने डिफॉल्ट किया हुआ है, जिन्होंने लास्ट, जब हम क्यूआरएमपी स्कीम ले रहे हैं, अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम लेते वक्त लास्ट रिटर्न में डिफॉल्ट किया हुआ है, फाइल नहीं करी हुई, तो हम आपको ये वाली स्कीम किसी भी हालत में नहीं देने वाले। एक तो ये बात होगी। फिर हमने कहा जी ये स्कीम आपको मिलेगी जब आप स्कीम लेने जा रहे हो, तो उस क्वार्टर, जब आप स्कीम उस क्वार्टर के पहले मंथ के एंड डेट तक ये स्कीम ले सकते हो, उसके बाद आपको स्कीम नहीं मिलेगी। यानी कि क्वार्टर 2 के लिए 1 मई से 31 जुलाई तक ये स्कीम मिल सकती है। अगर क्वार्टर 1 में लेनी है, क्वार्टर 1 के लिए लेनी है, तो 30 अप्रैल तक मिल सकती है। कौन से पीरियड से? पिछले साल के, पिछले साल मतलब पिछले क्वार्टर के, इससे पिछले क्वार्टर कौन सा होगा? इससे पिछला क्वार्टर होगा क्वार्टर 4 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो उसका जो लास्ट मंथ होगा वो कौन सा होगा? आपका फेब मंथ होगा। तो फेब से अप्रैल तक आप ये स्कीम ले सकते हो। क्वार्टर 1 की बात कर रहा हूं, क्वार्टर 2 के लिए मई से लेकर जुलाई तक ये स्कीम ले सकते हो। फिर यहाँ पे चैलेंज आया कि सप्लायर और बायर के बीच में कुछ झगड़ा हुआ कि आपके क्वार्टर की होने की वजह से, आपके क्वार्टर होने की वजह से मुझे जो 2A में डाटा, 2B में डाटा दिखेगा वो क्वार्टरली दिखेगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा गया इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जहां पे सप्लायर B2B इनवॉइस अप टू 50 lakhs ऑफ फर्स्ट 2 मंथ ईच, 50 लाख हर महीने यहाँ पे हर महीने 50 लाख तक B2B सप्लाई के इनवॉइसेस, यहाँ पे वर्ड है इनवॉइसेस, नॉट टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ वर्ड है इनवॉइस यानी कि जीएसटी मिलाकर। तो 50 लाख तक के इनवॉइस वो अपने आईएफएफ के थ्रू मंथ 1 में और मंथ 2 में दिखा सकता है, और मंथ 3 में हमेशा इंक्रीमेंटल जो सेल होगी मंथ 3 की वो जीएसटीआर 1 में शो कर देगा। तो इस तरह से दोस्तों, इस तरह से आईएफएफ को इंट्रोड्यूस किया गया जहां प्रैक्टिकल चैलेंज आ रहा था। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि हम 2 मेथड निकाल रहे हैं पेमेंट के, फिक्स सम मेथड, जहां पे हम आपसे, अगर आपकी लास्ट रिटर्न क्वार्टरली है तो पूरे क्वार्टर का 35% पहले मंथ दे दो और सेकंड मंथ में 35% दे दो, और अगर आपकी लास्ट रिटर्न मंथली है तो जो मंथ का टोटल आपने कैश पे किया है लास्ट मंथ का, उसका 100% आप इस मंथ पे कर दो और 100% ही आप सेकंड मंथ पे कर दो। तो इस तरह से अजम्पशन के बेस पर पेमेंट करवाई जा रही है, क्योंकि पेमेंट का सही डेटा तो क्वार्टर एंड होने के बाद ही हमें मिलने वाला है। दोस्तों ये बात हो गई हमारी अभी बेसिक, कुछ अभी डिस्कशन हमारा स्टोरी के ऊपर हुआ है। अब इसमें कुछ चैलेंजेस आएंगे, उसके बारे में भी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस क्या आएंगे दोस्तों? गवर्नमेंट ने कुछ और बातें भी करी। गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे को डिफॉल्टर लोग इस स्कीम में पसंद नहीं है बिल्कुल भी। डिफॉल्टर जो होते हैं ना, डिफॉल्टर्स, उससे हमें खास नफरत है। जब से जीएसटी लॉ में फ्रॉड आए हैं अलग अलग तरह के लोगों, गवर्नमेंट ने डिफॉल्टर्स पे बड़ी ही सख्ती से पेश आई है गवर्नमेंट, कि हमारे को डिफॉल्टर पसंद नहीं है। पहली बात तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपकी लास्ट रिटर्न फाइल नहीं है
तो आप QRMP स्कीम नहीं, सॉरी QRMP स्कीम नहीं ले पाएंगे। अगर आपकी लास्ट रिटर्न फाइल नहीं है, QRMP स्कीम आप नहीं ले पाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपकी लास्ट रिटर्न, लास्ट पीरियड की रिटर्न भी कह सकते हो, फाइल नहीं है, अगर आपकी लास्ट रिटर्न की रिटर्न फाइल नहीं है, तो आप किसी भी हालत में IFF फैसिलिटी का यूज नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूँ जी, आप डिफॉल्टर हो एक नंबर के, आप कह रहे हो जी मैं अपना ITC पास ऑन करना चाहता हूँ, आप डिफॉल्टर हो, हम आपको किसी भी हालत में ITC पास ऑन करने के लिए इस फैसिलिटी का यूज नहीं करने देंगे। हमने ये फैसिलिटी लाए क्यों है? क्योंकि आपका जो बायर है वो तंग ना हो। आप तो खुद ही तंग कर रहे हो लोगों को, आप तो गवर्नमेंट को तंग कर रहे हो। आप पिछले मंथ की या पिछले पीरियड की रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर रहे हो, आपको करंट मंथ में IFF फैसिलिटी के द्वारा अपने बायर को ITC नहीं देने दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने बोला आपने अपनी लास्ट टू रिटर्न्स फाइल नहीं करी है, तो हम आपको GSTR1 फाइल नहीं करने देंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, रिटर्न वर्ड है यहाँ पे, रिटर्न का मतलब होता है 3B से, बार बार बोल रहा हूँ 3B से होता है। तो लास्ट 2 मंथ्स की आपने या 2 पीरियड्स की आपने 3B फाइल नहीं करी है, हम आपको GSTR1 फाइल नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे जी? आप अपने टैक्स की पेमेंट नहीं कर रहे हो, मैंने आपको बताया था एक फ्रॉड होता है आजकल। तो आप टैक्स की पेमेंट नहीं कर रहे हो और उसके बाद आप क्या कहते हो जी, मैं अपना ITC पास ऑन करना चाहता हूँ, मैं अपना GST का ITC अपने बायर को देना चाहता हूँ। अरे टैक्स तो पेमेंट कर दो, टैक्स की पेमेंट तो 3B से होती है और आप GSTR1 फाइल करे जा रहे हो और अपना ITC पास ऑन करे। गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने लास्ट 2 मंथ्स की 3B फाइल नहीं करी, हम आपको GSTR1 फाइल नहीं करने देंगे। ये हो गई थोड़ी सी बेसिक लेवल की बात। अब मैं आपको एक एडवांस बताता हूँ, एडवांस लेवल की बात। ये हो गया कि अगर आपने अपने लास्ट रिटर्न फाइल नहीं करी, QRMP में नहीं आ सकते। लास्ट रिटर्न फाइल नहीं करी, IFF फैसिलिटी यूज नहीं कर सकते। लास्ट 2 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करी, आप GSTR1 फाइल नहीं कर सकते। एडवांस लेवल का बताता हूँ मैं आपको। गवर्नमेंट ने एक एडवांस कंडीशन लगाई, अगर आप रूल 86B में फॉल करते हैं, आप 86B में फॉल करते हैं, मतलब आपको 1% देने की लायबिलिटी बनती है, 1% कैश पेमेंट की लायबिलिटी बनती है, क्योंकि इसकी कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो 86B की। वो कंडीशन क्या है आप पढ़ लेना, कि आपकी टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए और आपकी टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए और आपने कोई डिफॉल्ट वोल्ट ना करा हो। तो आप 86B में अगर फॉल कर रहे हो, आप गवर्नमेंट नहीं हो, गवर्नमेंट एंटिटी नहीं हो, आप 86B में फॉल कर रहे हो, आपको 1% कैश पेमेंट करना है। प्लस आपने लास्ट रिटर्न फाइल नहीं करी है, आपने लास्ट रिटर्न फाइल नहीं करी है, दो ना, दोबारा बोल रहा हूं, आप 86B में फॉल करते हो और आपने लास्ट रिटर्न B फाइल नहीं करी है, तो आपको GSTR1 और IFF दोनों, IFF फाइल नहीं करने दिया जाएगा। ये मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, मैं आपको इसकी टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ाऊंगा अभी आगे। अगर आप नॉर्मल लास्ट रिटर्न फाइल नहीं करते हो, QRMP स्कीम में नहीं आ सकते। लास्ट रिटर्न फाइल नहीं करते हो, IFF में नहीं आ सकते। लास्ट 2 रिटर्न फाइल नहीं करी है, आप GSTR1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने रूल 86 में फॉल करते हो और आपने लास्ट रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो ना तो आप GSTR1 फाइल कर पाओगे और ना ही आप IFF फाइल कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ी कंडीशन है। ये कंडीशन जहां पे आ गई और साथ में ये कंडीशन आ गई, तो आप ना तो GSTR1 फाइल कर पाओगे और ना ही आप IFF फाइल कर पाओगे। डिफॉल्टर से गवर्नमेंट को बड़ी दिक्कत है। गवर्नमेंट ने कहा डिफॉल्टर्स के लिए हम कोई भी तरह का स्कोप नहीं छोड़ेंगे, वो फ्रॉड करे, हम आपका आगे का ITC पास ऑन करना बंद कर देंगे। इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई है। ये बात हो गई डिफॉल्टर्स की, डिफॉल्टर की बात होगी दोस्तों। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं ड्यू डेट्स के ऊपर, कि गवर्नमेंट ने ड्यू डेट्स कैसे बनाई, कुछ ड्यू डेट में चेंजेस लेके आई है। जैसे कि आपको पता होगा, इतने सारे लोग गवर्नमेंट के पास अब गए हैं, तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये भी सोचा है कि इतने लोग आए हैं,
और इनके अलग अलग स्कीम निकालने की वजह से हमारे को थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। पोर्टल का भी एक अपना एक दायरा है, पोर्टल का भी एक सर्वर होता है, वो सर्वर समय आने पे बैठ जाता है और बंद हो जाता है। गवर्नमेंट ने पहली बार, वैसे तो गवर्नमेंट बोलती है वन नेशन वन टैक्स, गवर्नमेंट बोलती है ये बात, बट ये बोलने के बावजूद भी गवर्नमेंट इसको फॉलो एक्चुअली में नहीं कर पा रही, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अपने इश्यूज हैं। जो जीएसटी पोर्टल है उसके अपने कुछ इश्यूज हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि हम इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंडिया का जो मैप है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है ऊपर वाला हिस्सा, मतलब कहता हूं इंडिया का जो सर है, इंडिया का मतलब इंडिया के ऊपर वाले हिस्से को बोलता हूं मैं, उसको अलग करते हैं, और इंडिया का नीचे वाला हिस्सा हम अलग करते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि हम दो ड्यू डेट्स बनाते हैं। मान लो एग्जांपल के लिए ये इंडिया का मैप है, वैसे मैप है नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये इंडिया का मैप है। तो गवर्नमेंट ने बोला इस हिस्से की जो ड्यू डेट है वो 24 रहेगी और इस हिस्से की ड्यू डेट 22 रहेगी। ये बात कर रहा हूं मैं 3B की। मैं क्या बात कर रहा हूं? 3B की बात कर रहा हूं, क्योंकि अलग अलग तरह के पोर्टल के सर्वर के इशू हैं। एक बार सारे बंदे 20 तारीख को रिटर्न फाइल करते हैं, पोर्टल हमारा बैठ जाता है। गवर्नमेंट ने बोला क्यूआरएमपी वालों के लिए, स्पेशली क्यूआरएमपी वालों के लिए हम दो तरह की ड्यू डेट्स, क्यूआरएमपी वालों के लिए हम ड्यू डेट दो तरह की निकाल रहे हैं। जीएसटीआर 3B की दो डेट निकाल रहे हैं। इंडिया के ऊपर वाले हिस्से बताऊंगा मैं, लिस्ट दी हुई है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, याद कैसे कर लेना। इंडिया के मैप के ऊपर वाले हिस्से जो हैं, जो कि आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह हैं, ऊपर वाले हिस्सों के लिए 24 तारीख दी गई है कि आप 24 तारीख तक अपनी 3B फाइल कर लो। और इंडिया के नीचे वाले हिस्सों के लिए 22 तारीख दी हुई है। जैसे मान लो क्वार्टर रिटर्न फाइल करनी है आप क्वार्टर 1 की, तो क्वार्टर खत्म होता है कब आपका? अप्रैल, मई, जून। तो गवर्नमेंट ने बोला आप क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर लो जुलाई 24 तक। जुलाई 24 तक फाइल कर लो जो इंडिया के ऊपर वाले बंदे हैं, और जो इंडिया के नीचे वाले हिस्से में रहती हैं जो स्टेट हैं, उन स्टेट के लिए टाइम लिया हुआ है 22 जुलाई। तो इस तरह से स्टेट्स को दो कैटेगरी में बांटा गया। हालांकि वन नेशन वन टैक्स ये कहता है कि पूरे देश की टैक्स जो रिटर्न की टाइम लाइन है वो सेम रहेगी, बट यहाँ पे सर्वर का इशू है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि कुछ कुछ स्टेट्स की लिमिट 24 रखी जाती है, कुछ स्टेट की लिमिट अब 22 रखी जाती है। ठीक है जी, कुछ स्टेट की लिमिट 24, कुछ स्टेट की लिमिट 22, इस तरह से लिमिट को रखा गया है। क्लियर जी? तो इस तरह से स्टेट की टाइम लिमिट रखी गई है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं एक बार वन बाय वन पूरी स्कीम को। हमने उसका ओवरव्यू ले लिया है, अब हम इसको इस स्कीम को डिटेल में डिस्कस करते हैं अपने नोट्स से। तो ये हमारे नोट्स हैं जो हमने आपको अवेलेबल कराए गए हैं। इसकी जो वीडियो है जो बना रहे हैं हम, ये यूट्यूब पे आपको अवेलेबल कराई गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये जो नोट्स हैं ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी अमेंडमेंट को। लेट्स स्टार्ट। ये जो अमेंडमेंट है आपके दिसंबर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, जो एग्जाम दे रहे हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए अमेंडमेंट देख रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपने क्यूआरएमपी स्कीम को, यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये जो सारी कहानी है, सारी स्टोरी है, इसको मैंने हैंड रिटन में भी प्रेजेंट किया है लास्ट में। तो हैंड रिटन नोट से ही हम इसको क्लास को कवर करेंगे, बाकी रीडिंग आप लगा लेना, कोई आपको इशू नहीं आएगा। तो ये आपके सामने मैंने हैंड रिटन नोट्स ओपन कर दिए हैं, यहां से हम इस स्कीम को पूरी को समझेंगे। ठीक है दोस्तों, ये नोट्स आपको अवेलेबल कराए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो यहीं से आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी। अब हम बिल्कुल डिटेल में स्टोरी समझने के बाद अब हम डिटेल में इस स्कीम को वन बाय वन करके जो पहलू है समझेंगे। सबसे पहली बात तो मैंने बताया आपको, ये जो स्कीम है ये एक ऑप्शनल स्कीम है। इट इज अ ऑप्शनल स्कीम, मैंडेटरी स्कीम नहीं है। जिसको इस स्कीम में आना है वो आइए, जिसको नहीं आना मोस्ट वेलकम। अगर आप छोटे हैं तो आइए, बड़े हैं तो आप आ ही नहीं सकते। अगर आप
5 करोड़ टर्नओवर तक आप टर्नओवर करते हैं तो इस स्कीम में आने का आपके पास ऑप्शन है, कोई मैंडेटरी स्कीम नहीं है। दूसरी बात हो गई कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी टेस्ट है, स्मॉल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर आपको निकालने आती है, आप एक्सपर्ट हो गए हो तो एग्रीगेट टर्नओवर निकाल के अप टू 5 करोड़ अगर है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड हो रही है 5 करोड़ से तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्या बेनिफिट रहता है सर इस स्कीम का, लेस कंप्लायंस। कंप्लायंस आप बताइए, आपने इतनी पूरी सारी कहानी सुन ली, क्या आपको लगता है कि कंप्लायंस कम हुआ है, क्या आपको लगता है प्रैक्टिकली कंप्लायंस हमारा बढ़ गया है, बल्कि हमारी वर्किंग बढ़ गई है स्कीम में आने की वजह से? तो मैं आपको बताऊं, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए प्रैक्टिसिंग सीए इन जीएसटी, इस स्कीम में क्लाइंट आना प्रेफर नहीं करते। उनको लगता है कि इस स्कीम में आने के बाद तो हमारे कंप्लायंस बढ़ जाएंगे, हमारी वर्किंग बढ़ जाएगी। हालांकि गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कि स्कीम में आने के बाद आपकी कंप्लायंस कम हो जाएंगे। कुछ लोगों को फायदा होता है जिनकी वर्किंग बड़ी हार्ड नहीं होती है, जिनका 5-6 इनवॉइस होते हैं महीने के, तो उनके लिए ये स्कीम बेनिफिशियल है। अदरवाइज इसकी कॉम्प्लेक्स अकाउंट्स है, जिनके कॉम्प्लेक्स बिल्स होते हैं, बहुत सारे बिल होते हैं, उनके लिए इस स्कीम में आना कोई समझदारी नहीं है। आपको इस स्कीम में आने के बाद रिटर्न कैसे भरनी है, क्वार्टरली आपको रिटर्न भरनी है। दोनों रिटर्न आपको क्वार्टरली भरनी है, जीएसटीआर 1B और 3B भी, दोनों आपको क्वार्टरली भरनी है, बट पेमेंट आपको मंथली करनी है। उसके दो मेथड मैंने बताए हैं, फिक्स सम मेथड एंड आपका नेट जीएसटी निकाल के वो आपको पे करना है, वो वाला दो मेथड आपको मैंने बताए हैं। उसके बाद कंडीशन क्या है स्कीम में आने के लिए, कि आपने अपनी लास्ट रिटर्न फाइल कर दी हो। लास्ट मंथ लॉ में नहीं लिखा, वहां पे लिखा है लास्ट रिटर्न फाइल कर दी हो, चाहे वो रिटर्न आपकी कैसे भी रिटर्न हो, मंथली क्वार्टरली, आपकी लास्ट रिटर्न फाइल हो तो भी आप इस स्कीम में आ सकते हो। डिफॉल्टर हमें पसंद नहीं है। उसके बाद कहा गवर्नमेंट ने कि आप जो रिटर्न फाइल करोगे अपनी आउटवर्ड सप्लाई के लिए, या मैं कहता हूँ डिटेल फाइल करोगे, या मैं बोलूंगा स्टेटमेंट फाइल करोगे, वो स्टेटमेंट आपको जीएसटी 1 में ही क्वार्टरली फाइल करनी है। बट जो एसएससी चाहते हैं कि हम अपने हम एज अच्छे सप्लायर हैं और हमें अपने बायर को टैक्स टाइम 2 वे टाइम पे शो करना है, या हमारे को आईटीसी टाइम पे करना है, टाइम पे शो करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एडिशनल स्कीम निकाली, उसका नाम है आईएफएफ फैसिलिटी, जहां पे बी2बी सप्लाई के लिए अप टू 50 लाख ईच 2 मंथ्स आप अपना जीएसटीआर 1 की जगह आईएफएफ में डेटा डाल सकते हैं। पेमेंट का क्या मोड रहेगा आपका, पेमेंट का मोड के लिए मैंने बताया आपको, पेमेंट का मोड आपका मंथली रहेगा। और मंथली कैसे रहेगा, अगर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, इनपुट टैक्स लेस करेंगे, इतना आपको कैश में पे करना है। ये एक मेथड है। और एक मेथड मैंने आपको बताया फिक्स सम मेथड, दो मेथड आपको गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करें। ये वाला जो मेथड है ये मोर प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली ये वाला फॉलो होता है, इसी को हम फॉलो, आपकी मर्जी है, एग्जाम में आपको तभी ये फॉलो करना है जब आपको एग्जामिनर लिख के देगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली जो स्कीम है ये जीएसटीएन वाइज है, क्यूआरएमपी स्कीम पैन इंडिया के लिए नहीं है। मतलब आपके दो रजिस्ट्रेशन है, एक हरियाणा में एक दिल्ली में, तो दिल्ली में आप क्यूआरएमपी स्कीम ले सकते हो, हरियाणा में आप नॉन क्यूआरएमपी या नॉर्मल स्कीम ले सकते हो। ऐसा कंपोजिशन स्कीम में नहीं था। कंपोजिशन स्कीम में ऐसा था कि जहां जहां जाओगे साथ में जाओगे। अगर आपने दिल्ली में कंपोजिशन स्कीम ले ली तो हरियाणा में भी कंपोजिशन स्कीम लेनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है स्कीम में। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि जीएसटीएन वाइज ये स्कीम है, एक स्टेट में क्यूआरएमपी स्कीम ले सकता है कोई एसएससी, सेम एसएससी, और वही एसएससी अगर उसका कोई ऑफिस कहीं और दूसरी स्टेट में है तो नॉर्मल स्कीम में भी काम कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात है। मैनर क्या रहेगा आपका, मैनर रहेगा आपका Q1 के लिए आपके पास टाइम दिया है 1 मई से 31 जुलाई तक रहा है। ये इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ द लास्ट क्वार्टर टू लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ सेकेंड क्वार्टर। बेसिकली आपको इतना टाइम दिया जाएगा, आप Q2 में आना चाहते हैं तो आपको 31 जुलाई तक का ही टाइम आपको दिया जाएगा, आपको स्कीम में आने का ऑप्शन दिया जाएगा। एक बार आप स्कीम में आ गए तो आपको बार बार ये ऑप्शन चूज नहीं करना। एक बार आप स्कीम में आ गए, जब तक आपकी टर्नओवर एक्सीड नहीं होती या जब तक आप खुद चूज नहीं करते हो, आप इस स्कीम में हमेशा रहोगे। क्वालिफिकेशन क्या रहती है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या रहती है, इस स्कीम से आप आउट कब हो जाओगे, इस स्कीम से आउट हो जाओगे अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो गई 5 करोड़ किसी भी मंथ में, और या फिर आपने बाय चॉइस इस स्कीम से बाहर जाना है तो आप इस स्कीम से बाहर हो जाओगे। बाहर जाने के लिए भी
आपको ये डेट याद रखनी पड़ेगी, ये वाली डेट। बाहर जाने के लिए भी आपको क्वार्टर शुरू जो आपका होता है उसके पहले मंथ के लास्ट डे से पहले पहले आपको बाहर जाना है। अंदर आने के लिए भी आपको सेम डेट है। तो क्यूआरएमपी स्कीम में आना और जाने के लिए आपको ये वाली डेट्स का ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी टर्नओवर एक्सीड हो गई 5 करोड़ से, तो आप कब ये स्कीम से बाहर हो जाओगे? ऑब्वियसली बात है, जब आप ये टर्नओवर आपकी एक्सीड हुई है तो वो किसी क्वार्टर में हुई है, तो उस क्वार्टर को छोड़ के नेक्स्ट क्वार्टर से आप इस स्कीम से बाहर हो जाओगे। ऐसा कारण क्या है कि मान लो मैं क्वार्टर 1 में खड़ा हूँ और क्वार्टर 1 के जुलाई या जून में खड़ा हूँ या मैं मई में खड़ा हूँ, तो वो पूरा पूरा क्वार्टर तो मैं क्यूआरएमपी स्कीम से ही करूंगा। नेक्स्ट क्वार्टर से जिस क्वार्टर में मेरा 5 करोड़ टर्नओवर एक्सीड हुई है, उसके नेक्स्ट क्वार्टर से मैं अपनी नॉर्मल मंथली स्कीम में रिटर्न फाइल करना शुरू कर दूंगा। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हुई है, उस क्वार्टर को छोड़ के नेक्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ से आप मंथली स्कीम में आ जाओगे। ठीक है जी। तो ये लिखा हुआ है नॉर्मल स्कीम में आप कैसे आओगे। नॉर्मल स्कीम में आप फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर में आओगे। मैंने इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर आपकी 80 एक्सीड हो गई 20 मई को, तो आप नॉर्मल स्कीम में कब आओगे? 1 जुलाई से आप नॉर्मल स्कीम में आओगे। नेक्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे से आप नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जो आपको नॉर्मली बुक पढ़ के क्लियर नहीं होता। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। मैंने बात करी आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की, मैंने बात करी आपसे। ये भी एक ऑप्शनल फैसिलिटी है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके बायर के और सप्लायर के टर्म्स अच्छे हैं आपस में, तो 50 लाख तक का आईटीसी मैं आपको पास कर सकता हूं अगर आप बी2बी सप्लाई हो। क्योंकि जीएसटीआर 1 के लिए मैं वेट करूंगा तो क्वार्टर के एंड में मुझे डालना पड़ेगा। बट ये जो फैसिलिटी है, आईएफएफ फैसिलिटी, ये मंथ 1 और मंथ 2 के लिए अवेलेबल होती है। बेनिफिट क्या है जी? टू पास ऑन आईटीसी इन 3B एंड 2B ऑन टाइम। टाइम पे हमारा आईटीसी चला जाए, सप्लायर का आईटीसी चला जाए बायर के पास, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। मेथड क्या रहेगा जी? पहले 2 महीने तो हम क्वार्टर के पहले 2 महीने हम फाइल करेंगे, आईएफएफ में इनवॉइस अपलोड करेंगे, और लास्ट मंथ में हम जीएसटीआर 1 के अंदर इनवॉइस अपलोड करेंगे। ऑलरेडी मैं आपको एग्जांपल से ये चीज क्लियर कर चुका हूं। ऑलरेडी आई हैव क्लियर दिस एग्जांपल। उसके बाद टाइम लिमिट क्या है जी? बी2बी इनवॉइस अप टू 50 लाख तक हम ये इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। 50 लाख हर महीने, हर मतलब 50 लाख पहले महीने के लिए, 50 लाख दूसरे महीने के लिए, टोटल हो गया 1 करोड़। तो 1 करोड़ तक टोटल हम इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। बी2बी इनवॉइस जो बी2बी इनवॉइस 50 लाख तक है, उसको यूज करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। 50 लाख 51 लाख पे, 50 लाख 1 रुपए पे इस स्कीम को यूज नहीं कर सकते। टाइम लिमिट क्या रहेगी दोस्तों? टाइम लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं आगे हम। टाइम लिमिट क्या रहेगी? तो टाइम लिमिट इसकी 3B की है। 3B की लास्ट रिटर्न जो है, लास्ट डेट है, वो ऐसी रहती है 1 से लेके 13 तक। अगले मंथ के पहले से लेके 13 तक हम 3B या जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल कर सकते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे अभी हम, डिटेल में बात करेंगे कि फाइल लास्ट डेट क्या है इसकी, फर्स्ट डे एंड 13 डे ऑफ सक्सीडिंग मंथ। आगे चलते हैं, क्या क्या हम फाइल कर सकते हैं इसमें। टाइप ऑफ सप्लाई, बी2बी सप्लाई कर सकते हैं। बी2बी बात करता हूं तो बी2बी के अंदर क्या आ गया आपका? इनवॉइस भी आ गया और डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी आ गया। इंटर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी बी2बी वाले हम इसमें क्या कर सकते हैं? अपलोड कर सकते हैं। तो बी2बी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और इंटरस्टेट सप्लाई, सारी की सारी सप्लाई हम इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। इनवॉइस कब अपलोड नहीं होंगे? इनवॉइस अगर आपने अपलोड नहीं करे आईएफएफ में, वो इनवॉइस आपको जीएसटीआर 1 में अपलोड करने पड़ेंगे। मान लो आपने कोई इनवॉइस आईएफएफ में डालना भूल गए, तो उसको जीएसटीआर 1 में आप अपलोड कर सकते हैं। किस केस में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी? अगर जीएसटीआर 1 है तो आपने 2 रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फॉर आईएफएफ, अगर आपने लास्ट मंथ की रिटर्न फाइल नहीं करी है, तो अपनी 3B फाइल नहीं करी, तो आपको आईएफएफ फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और अगर आप रूल 86 में बी में आते हैं, प्लस आपने लास्ट पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं करी, तो ना तो आपको जीएसटीआर 1 फाइल करने को मौका मिलेगा, ना ही आपको आईएफएफ अलाउ करा जाएगा। तो ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है जो डिफॉल्टर के लिए मैंने आपको समझाई थी।
तो क्यूआरएमपी और एफएफ स्कीम दोनों इंडिपेंडेंट स्कीम है, इन दोनों को ऑप्शनल स्कीम रखा है, दोनों अपने आप में अलग अलग स्कीम है। कोई बंदा बोलेगा जी मैंने क्यूआरएमपी ले ली बट आईएफएफ लेना जरूरी है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम में आ गए तो आईएफएफ लेना आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप क्यूआरएमपी में नहीं आए तो आईएफएफ की बात ही नहीं आएगी। अगर आप क्यूआरएमपी में नहीं आए तो आप मंथली स्कीम में आओगे, अगर आपकी 3B मंथली है तो आपकी जीएसटीआर 1 भी मंथली हो जाएगी। हालांकि लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर किसी की बंदे की जीएसटीआर 1 क्वार्टरली है तो वो 3B अपनी मंथली फाइल कर सकता है, वो उसके ऑप्शन है। बट प्रैक्टिकली लोग अगर मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं 3B, तो प्रैक्टिकली लोग जीएसटीआर 1 भी मंथली ही फाइल करते हैं। तो आईएफएफ का क्यूआरएमपी दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर कोई बंदा बोले जी अगर आईएफएफ लेना है तो क्यूआरएमपी होगा तो आईएफएफ लेना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी के पास क्यूआरएमपी स्कीम है तो आईएफएफ तो एक फैसिलिटी है अपने इनवॉइस को डालने की टाइमली, वो आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप उसको यूज करो कि नहीं करो, वो आपके सप्लायर के और बायर के बीच में अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं 3B के बारे में। जीएसटीआर 3B के बारे में बात कर लेते हैं। जीएसटीआर 3B के बारे में हमने बात कर चुके हैं, जीएसटीआर 2A और 2B के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक नया फॉर्म हमारे सामने आया है, एक नया फॉर्म हमारे सामने आया जिसका नाम है जीएसटीआर फॉर्म 2B। फॉर्म 2B के बारे में आपने बहुत सुना होगा, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बड़ा चर्चा में चल रहा है ये फॉर्म 2B। तो इसके बारे में हम बात आज कर लेते हैं कि फॉर्म 2B ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या होता है, और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रैक्टिकल लाइफ, जो प्रैक्टिकल काम करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है 2B। 2B क्या होता है, पहले हम 2A की बात कर लेते हैं। 2A एक डॉक्यूमेंट है जो कि सिस्टम जनरेटेड रिकॉर्ड है, जो आपके इनवर्ड सप्लाई को रिकॉर्ड करता है। जो आपकी इनवर्ड सप्लाई को, मतलब बायर हूं मैं, मेरी इनवर्ड सप्लाई को रिकॉर्ड करता है। मेरी इनवर्ड ऑफिशियल सप्लाई है जो मेरी पोर्टल पे आ रही है, उसको रिपोर्ट करता है, उसको रिपोर्ट किया जाता है मेरे 2A फॉर्म में। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये रियल टाइम बेसिस पे चलता है, मतलब आज मैं कोई इनवॉइस डाल रहा हूं तो हाथों हाथ मेरे सप्लायर, मेरे बायर को वो इनवॉइस दिख जाएगा। मतलब मैंने आज कोई इनवॉइस डाला, मेरे बायर को वो इनवॉइस तुरंत वहां पे उसके सिस्टम पे दिख जाएगा। तो ये रियल टाइम बेसिस पे ये चलता है। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लाइव, तो मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको भी वो कुछ वहां से सुनाई दे रहा है। रियल टाइम बेसिस पे 2A अपडेट हो जाता है। 2A जो है वो अवेलेबल रहता है बेस्ड ऑन जीएसटीआर 1 और आईएफएफ फर्निश बाय सप्लायर। सप्लायर जो अपनी आईएफएफ यानी कि इनवॉइस फैसिलिटी या जीएसटीआर 1 के द्वारा जो अपने इनवॉइस अपलोड करता है, उसके बेस पे 2A अवेलेबल पोर्टल पर कराया जाता है। ये एक रीड ओनली इंफॉर्मेशन है, एक रीड ओनली डॉक्यूमेंट है। 2A को आप चेंज नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते। अगर कोई 2A में गलती है तो आपको सप्लायर को बोलना पड़ेगा, सप्लायर ठीक करेगा तो आपके 2A में सही दिखेगा। ठीक है जी। तो 2A एक डॉक्यूमेंट है जहां पे आपकी इनवर्ड सप्लाई की डिटेल आती है, इनवर्ड सप्लाई पे लगा हुआ टैक्स आता है। एक सवाल सर ये आता है हमारे माइंड में कि 2A में क्या क्या आता है। क्या 2A में सिर्फ इनवर्ड ही आता है या कुछ आउटवर्ड भी आ जाता है कई बार। दोबारा बोलता हूं, टेक्निकल बात है, क्या 2A में कभी आउटवर्ड भी आता है सर या इनवर्ड ही आता है सारा। क्या आउटवर्ड भी 2A में आ जाता है। तो 2A के अंदर क्या क्या आता है। 2A एक एक स्टेटमेंट है, सप्लायर के नहीं बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेटमेंट है, एक रिकॉर्ड है जहां पे कौन कौन सा डेटा पॉपुलेट होता है, वो मैं आपको सिखाता हूं। ये जो डेटा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप अगर आप इसको नोट से पढ़ेंगे ना, किसी बुक से पढ़ेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा दोस्तों आपको। मैंने कोशिश किया है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई बनाऊं। ये मैंने ट्राई किया है कि थोड़ा सिंप्लीफाई बनाऊं इसको, ताकि आपको समझ अच्छे से आए। सबसे पहले तो क्या है, इसमें सारी की सारी इनवर्ड सप्लाई आती है 2A में, जो आपकी रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदी है। पॉइंट टू बी नोटेड, रजिस्टर्ड पर्सन से जो खरीदी है आपने, वो सारी इनवर्ड सप्लाई 2A में रिपोर्ट होती है। अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन किसी और स्टेट से हमारी स्टेट में काम करने आया है या किसी और स्टेट में काम करने गया है, अगर हमने उससे कोई गुड्स खरीदा, मान लो कोई, मैं ट्रेड फेयर गया, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं ट्रेड फेयर गया और वहां पे कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बैठा हुआ था, मैंने उससे गुड्स खरीद लिया, तो क्या मेरे 2A में आएगा। तो यस, वो आपके 2A में आएगा।
वो भी 2A में रिपोर्ट होता है। एक फिरंगी है, फिरंगी इंडिया के बाहर से आया और उसने ट्रेड फेयर में स्टॉल लगाया। मैंने उसने ट्रेड फेयर में स्टॉल लगाने के लिए जीएसटी नंबर लेना पड़ता है, उसने जीएसटी नंबर ले लिया ट्रेड फेयर के लिए। तो उसने मुझे कोई गुड्स बेचा, मैं बायर हूं और मेरा नॉन रेजिडेंट वो मेरा सप्लायर है, तो वो भी मेरे 2A में आएगा। यस, वो भी मेरे 2A में बिल्कुल आएगा। अभी तक हम बात कर रहे हैं इनवर्ट सप्लाई की, अब हम बात करते हैं आईएसडी की, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सुना होगा आपने, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है? जो हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस ब्रांचेस को सर्विस के लिए बिल रेज करता है, तो उसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये एक तरह से मेरे लिए इनवर्ट सप्लाई है, मैं ब्रांच हूं, मुझे हेड ऑफिस से कुछ इनवर्ट सप्लाई आई है, ये भी मेरे 2A में रिपोर्ट होता है। उसके अलावा मैं कुछ इंपोर्ट करता हूं, बाहर से इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वो भी मेरे 2A में रिपोर्ट होता है। टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्टेड। टीसीएस डिडक्ट होता है अगर मान लो मैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से कोई काम कर रहा हूं, मतलब ई कॉमर्स ऑडिटर के थ्रू काम कर रहा हूं, तो ई कॉमर्स ऑडिटर वाले मेरा एक टीसीएस जीएसटी वाला काटते हैं, इनकम टैक्स वाला नहीं, जीएसटी वाला अलग से टीडीएस काटते हैं, उसको जीएसटी वाला टीडीएस बोलते हैं, जीएसटी वाला टीडीएस काटते हैं, वो भी मेरे 2A में रिपोर्ट होता है। और गवर्नमेंट से मैं काम कर रहा हूं तो गवर्नमेंट भी मेरा टीडीएस काटती है, जीएसटी वाला वो भी मेरे 2A में रिपोर्ट होता है। हालांकि ये गलत है, हालांकि ये गलत है, बताऊं प्रैक्टिकली 2A में रिपोर्ट ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं आउटवर्ड सप्लाई से लिंक है, आउटवर्ड सप्लाई से लिंक है। पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि ये जो टीसीएस टीसीएस है ये हमारा कैश क्रेडिट है, इट इज नॉट आईटीसी, इट इज नॉट आईटीसी, ये हमारा कहीं ना कहीं कैश क्रेडिट है, कैश में मिलता है हमारे को, कैश में रिफंड मिलता है हमारे को, तो ये हमारे 2A में रिपोर्ट नहीं होना, क्योंकि 2A 2B हमारा बेसिकली फॉर आईटीसी होता है, फॉर आईटीसी होता है 2A 2B, नॉट फॉर कैश लेजर। और ये टीडीएस टीसीएस जो प्रैक्टिकल काम करते हैं उनको पता होगा, टीसीएस टीडीएस कैश में मिलता है, इसका रिफंड बैंक में आता है या आपके कैश लेजर में आता है, तो इसीलिए 2A में ये नहीं आता। हालांकि लोन लिखा हुआ है 2A में आता है ये, तो 2A में ये नहीं आना चाहिए। हाँ, हालांकि ये 2B में रिपोर्ट नहीं होता, सिर्फ 2A में रिपोर्ट होता है। तो दोस्तों ये वाली जो सारे डॉक्यूमेंट हैं, मतलब आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन की कोई सेल यहाँ रिपोर्ट नहीं होती 2A में, ठीक है जी। आपकी कोई भी सेल ऐसी यहाँ पे कंपोजिशन डीलर से खरीदते हो, वो भी यहाँ आपकी रिपोर्ट नहीं होती। आपकी सिर्फ नॉर्मल रजिस्टर्ड डीलर से खरीदते हो, कैजुअल से खरीदते हो, नॉन रेजिडेंट से खरीदते हो, आईएसडी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये सारी आपकी 2A और 2B में रिपोर्ट होती हैं, जो आपकी ऑफिशियल परचेज है। अब बात करता हूं कौन सी ऐसी फिगर है जो कि 2B में रिपोर्ट नहीं होती, 2A में रिपोर्ट नहीं होती। इंपोर्ट ऑफ सर्विस 2A 2B में रिपोर्ट नहीं होती। आपको पता होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे हमारा रिवर्स चार्ज लगता है, आरसीएम लगता है, और आरसीएम कभी भी 2A 2B में रिपोर्ट नहीं होता, क्योंकि आरसीएम पे आप खुद टैक्स पे करते हो, एज ए रेसिपेंट खुद टैक्स पे करते हो, आपका सप्लायर टैक्स पे नहीं करता, आप टैक्स पे करते हो, तो वो 2A में कभी रिपोर्ट नहीं होता। इनवर्ट सप्लाई कभी इनवर्ट सप्लाई कभी भी 2A में रिपोर्ट आरसीएम वाली नहीं होती, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी एक तरह से आरसीएम की सप्लाई है, ये भी 2A में रिपोर्ट नहीं होती। अगर आपने कोई गुड्स खरीदा है अनरजिस्टर्ड पर्सन से, वो भी 2A में रिपोर्ट नहीं होती है। अगर आपने गुड्स खरीदा है कंपोजिशन डीलर से, वो भी आपके 2A में 2B में रिपोर्ट नहीं होती। ये आपको मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दी है, एक्स्ट्रा नॉलेज दी है आपको, जो पता होना चाहिए आपको कि हमारे 2A में कहां से डेटा आता है और 2B में डेटा कहां से आता है। ये प्रैक्टिकली आपके बड़े काम आएगा, इसलिए मैंने आपको ये ज्ञान यहाँ पे दिया है। दोस्तों आगे चलते हैं, 2B अवेलेबल कब होता है, 2A अवेलेबल कब होता है, ये बात कर लेते हैं। 2A जैसे बताया मैंने आपको, ये 2A अब जो रियल टाइम बेसिस पे होता है, ये आपका अवेलेबल होता है जब आपका मंथ क्लोज हो जाता है। मंथ क्लोज होने के बाद अगले मंथ के पहले दिन ये अवेलेबल हो जाता है। जबकि 2B जो होता है वो आपका हर महीने की, जैसे मैं बताऊं आपको, जो सप्लायर की GSTR 1 है, उसकी जो ड्यू डेट है, या बोलूं IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की जो ड्यू डेट है, वो आपकी ड्यू डेट है 1 से 13, 1 से 13 तक उसकी ड्यू डेट रहती है। मतलब आपको मंथ, मान लो मंथ 1 की रिटर्न भरनी है,
तो आपके अगले महीने के 1 से लेकर 13 तक आप GSTR1 या IFF फाइल कर सकते हो। गवर्नमेंट ने बोला जब ये इसकी ड्यू डेट खत्म हो गई तो 14 से यानी कि नेक्स्ट डे से हम आपको रेसिपेंट को टू बी अवेलेबल करा देंगे। मैंने बोला टू बी, दोबारा बोल रहा हूं, टू बी अवेलेबल करा देंगे। टू वे तो आपका अवेलेबल हो जाता है, टू वे तो आपका मतलब मंथ खत्म होते अवेलेबल हो जाता है, बट गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपका टू बी अवेलेबल कराएंगे, 14th से आपका टू बी अवेलेबल करा देंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं सर टू बी और टू बी में प्रैक्टिकली डिफरेंस क्या है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है, तो पहली बात तो ये एक डॉक्यूमेंट रियल टाइम पे चलता है और ये डॉक्यूमेंट जो है ये स्टैटिक डॉक्यूमेंट है। स्टैटिक डॉक्यूमेंट है, ये मैंने आपको यहाँ कराया है। इट इज अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट। ये एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है, फिक्स डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट टू बी जो है हमारा फ्रीज हो जाता है, एक टाइम के बाद ये फ्रीज हो जाता है, इसमें कोई भी चेंज आप नहीं दे सकते, उसके बाद इसमें कोई भी डाटा आपका नहीं आएगा। इट इज अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट एंड इट इज रीड ओनली एंड बेस्ड ऑन GSTR1 एंड IFF। ये भी एक सिस्टम जनरेटेड है, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते। हालांकि ये स्टैटिक है और ये डॉक्यूमेंट आपने देखा ये रियल टाइम था टू वे और ये स्टैटिक डॉक्यूमेंट है। इसको भी हम समझ लेते हैं ये ऐसा क्यों है। गवर्नमेंट कहती है कि एक कट ऑफ डेट के बाद, ये कट ऑफ डेट है हमारी, इस कट ऑफ डेट के बाद हम आपका टू बी फ्रीज कर देंगे, क्योंकि अब हम फ्यूचर में आपको जो ITC देंगे वो टू बी के बेस पे देंगे, टू ए के बेस पे नहीं देंगे। टू बी के अंदर हम क्या करते हैं, टू बी के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमने लगा रखी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको बता रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा रखी है हमने, टू ए में नहीं लगा रखी, टू बी में लगा रखी है। हमने कहा जी आपने गाड़ी खरीद ली है, टू ए कहेगा ITC ले लो आप, पर टू बी कहेगा ITC नहीं लेना भाई, ये ब्लॉक है, गाड़ी का ITC ब्लॉक है। ये टू बी को पता है पर टू ए को नहीं पता। टू ए कहता है सारा ITC आप ले लो कोई दिक्कत नहीं है, पर टू बी कहता है मैं बहुत समझदार हूं, मैंने तो भैया कोचिंग ले रखी है, मैंने कोचिंग ले रखी है, मैं आपके ब्लॉक क्रेडिट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बता दूंगा कि ये ITC गाड़ी का है और गाड़ी का ITC ब्लॉक होता है। मैं आपको ITC रिपोर्ट करूंगा, बताऊंगा आपको कि ये ITC नहीं लेना, ये ब्लॉक क्रेडिट है, इसको नहीं लेना बिल्कुल भी। तो टू बी के अंदर गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाला हुआ है और सिस्टम में इस तरह सेटिंग की हुई है कि जो इनएलिजिबल ITC है उसको अलग से वो बता देता है टू बी कि ये ITC आपको नहीं लेना। तो इसलिए आज की डेट में इट इज अ मोर रिलायबल सोर्स, टू बी इज अ मोर रिलायबल सोर्स जो लोग यूज करते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, टू बी एक कट ऑफ डेट के बाद फ्रीज हो जाता है, उसके बाद अगर आप कुछ डालोगे, मान लो मैंने कोई डेटा GSTR1 में 14 को डाला, तो वो रिपोर्ट मेरा अगले महीने रिपोर्ट मतलब इस 14 को जो अवेलेबल हुआ है इसमें रिपोर्ट नहीं होगा। अगर मैंने एक दिन भी मेरे सप्लायर ने एक दिन भी मेरा इनवॉइस डालने में डिले कर दिया, मतलब उसने 13 को नहीं डाला 14 को डाला, तो मुझे अगले क्वार्टर अगले मंथ का वेट करना पड़ेगा। मेरे इस मंथ की टू बी में वो डेटा नहीं आएगा जो उसने लेट डाला है, वो अगले महीने के डेटा में रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर मेरे सप्लायर ने एक रिटर्न लेट फाइल कर दी, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि मेरे टू बी में वो इस मंथ में ना आके अगले मंथ में दिखाएगा। तो टू बी ज्यादा फिल्टर लेके चलता है अपना, गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके टू बी को बनाया गया है। तो टू बी को ज्यादा रिलायबल मानते हैं लोग और ज्यादा से ज्यादा लोग टू बी का ही ITC क्लेम करते हैं। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। अब मैं बात करता हूं बेसिक ड्यू डेट्स। गवर्नमेंट ने बताया, गवर्नमेंट ने बोला जी नॉन QRMP के लिए ड्यू डेट वही रहेगी 20 तारीख ऑफ सक्सीडिंग मंथ। मतलब जो नॉन QRMP मतलब जो मंथली वाले स्कीम नॉर्मल स्कीम वाले हैं, तो नॉर्मल स्कीम के लिए 20 तारीख जो है आपकी लास्ट डेट GSTR1 3B की रहेगी। और जो QRMP वाले हैं, जो ऊपर वाली स्टेट है उनके लिए रहेगी 24 तारीख और जो स्टेट नीचे वाली है उनके लिए रहेगी 22 तारीख। मैं पढ़वा देता हूँ कौन सी ऊपर वाली कौन सी नीचे वाली है, पढ़ लेते हैं, पर ये एक ओवरव्यू है। इसी तरह से GSTR1 की लास्ट डेट क्या है, GSTR1 की लास्ट डेट है 13 अगर QRMP वाले हैं, नॉन QRMP वाले हैं। अगर QRMP वाले हैं, सॉरी ये गलत हो गया है, QRMP के लिए 13 है
QRMP के लिए 13 है, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक हो गई है, QRMP के लिए 13 है और नॉर्मल के लिए 11 है। तो नॉर्मल वालों के लिए आप देखोगे टाइम कम दिया हुआ है, यहाँ पे 11 टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे 20 दिया हुआ है नॉर्मल वालों के लिए, ठीक है जी। और QRMP वालों के लिए टाइम दिया हुआ है, थोड़ा ज्यादा टाइम इनको गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ज्यादा टाइम गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। एक बात मैंने आपको मिस कर दी बतानी, जो हमने पढ़ा पेमेंट वाला मेथड, कि जो पेमेंट हमें करनी है, पेमेंट करने के आपको दो मोड बताए मैंने। नॉर्मल डीलर को कैसे देना है आपको, नॉर्मल डीलर को जो आपका नॉर्मल स्कीम में आता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, कैश इतना आपको कैश पे करना है, ठीक है। आपकी ड्यू डेट क्या रहेगी, 20 तारीख आपकी ड्यू डेट रहेगी, जो आपकी 3B फाइल करने की लास्ट डेट है वही आपकी पेमेंट की लास्ट डेट है। तो नॉर्मल स्कीम के अंदर जो आपकी 3B की लास्ट डेट है वही आपकी पेमेंट की लास्ट डेट है। QRMP के अंदर गवर्नमेंट ने बताया दो मेथड है, पहला मेथड है फिक्स सम मेथड, कि आप 35% पे कर दो टैक्स पेड इन कैश और लास्ट क्वार्टर, या आप 100% पे कर दो टैक्स पेड इन लास्ट मंथ, ठीक है। इन दोनों में से जो भी आपका बनता है, और या फिर आप सेकंड मेथड पे कर लो सेल्फ असेसमेंट मेथड, इसके अंदर आप आउटपुट टैक्स निकालो अपना इनवॉइस के बेसिस पे, इनपुट टैक्स निकालो परचेज इनवॉइस के बेसिस पे, और जो आपका बैलेंस आ जाए आप कैश में पे कर दो। और पेमेंट की जो QRMP की पेमेंट की डेट है वो लास्ट डेट 25 तारीख रखी गई है, अगले महीने की 25 तारीख को आपको पेमेंट करनी होती है। दोबारा बोल रहा हूं, नॉर्मल स्कीम के लिए 3B की लास्ट डेट 20 तारीख रहेगी, पेमेंट की डेट 20 तारीख रहेगी। QRMP स्कीम के लिए 3B फाइल करने की डेट तो आपकी वही है 22 और 24, और पेमेंट की जो डेट है वो 25 रखी गई है। दोबारा बोल रहा हूँ, पेमेंट की डेट हर महीने जो पेमेंट करोगे आप, उसकी डेट अगले महीने की 25 रखी गई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे को पेमेंट करनी है मान लो अप्रैल मंथ की, तो अप्रैल मंथ की जो लास्ट डेट रहेगी वो 25 मई रहेगी। 25 मई से पहले पहले आपको QRMP स्कीम में पेमेंट कर देनी है, तभी आपका वैलिड माना जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा सारा का सारी अमेंडमेंट QRMP स्कीम की मैंने आपको करा दी है। मैं आपको छोटा सा एक रिकैप दे देता हूं फटाफट गोली की तरह। पहले हमने ये पढ़ा दोस्तों कि ये जो स्कीम है ये एक ऑप्शनल स्कीम है, इसके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा कि 5 करोड़ से कम वाले यहाँ बैठ जाओ, बाकी सब यहाँ से बाहर चले जाओ, कंप्लायंस कम होगा, पर हाँ क्वार्टरली आपको रिटर्न भरनी है, पेमेंट आपको मंथली करनी है। ये स्कीम 3B के लिए लाई गई, क्योंकि 1 के लिए तो क्वार्टरली दी हुई है, 3B के लिए बोला का आप रिटर्न क्वार्टरली भर लो, पेमेंट आप मंथली कर दो। हाँ आपको डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, तभी आपको ये स्कीम मिलेगी। साथ में एक स्कीम और दी है हमने, ताकि आपका सप्लायर, ताकि आपका बायर आपसे खुश रहे, IFF स्कीम, ताकि आपका 50 लाख तक के B2B की इनवॉइस आप उसमें डाल के उसको ITC पास ऑन कर पाए, ठीक है जी। ये स्कीम भी ऑप्शनल रहेगी आपकी, अगर आपने कोई डिफॉल्ट करा है तो इस स्कीम से भी आप बाहर हो जाओगे, IFF से भी और QRMP से भी बाहर हो जाओगे। उसके अलावा आपको ये स्कीम कब लेनी है, ये आपको स्कीम लेनी है क्वार्टर के शुरू होने के पहले मंथ के लास्ट डेट से तक आपको स्कीम लेनी है। उसके अलावा इस स्कीम के अंदर आपका अगर टर्नओवर एक्सीड हो जाती है तो स्कीम से आप बाहर हो जाओगे। तो ये हमने पढ़ा इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये भी पढ़ लिया, समझ लिया हमने। उसके अलावा हमने बात करी कि मेथड रहेंगे आपके 2B और 2A के बारे में बात करी, 2A कब होता है 2B कब होता है इसके बारे में बात कर ली हमने। इन लोगों को 2A में डेटा कैसे आता है, 2B में डेटा कैसे आता है। उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि जो आपकी लास्ट डेट है वो चेंज हो गई है, अब 3B की लास्ट डेट नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए 20 तारीख रहेगी मंथली, और QRMP के लिए रहेगी 24 तारीख, कुछ स्टेट के लिए 24 को, कुछ स्टेट के लिए 22 रहेगी। अगर आप बात करूं GSTR 1 की, तो नॉर्मल वालों के लिए रहेगी 11 तारीख और QRMP के लिए रहेगी 13 तारीख। और 2B अवेलेबल कब होगा, 2B अवेलेबल होगा 14 से आपको 2B अवेलेबल होगा, किसको, बायर को। उसके अलावा पेमेंट की दो मोड बताए गवर्नमेंट ने। फर्स्ट मेथड बताया आपका कि नॉर्मल डीलर के लिए वही मंथली पेमेंट रहेगी आपकी 20 तारीख तक। QRMP के लिए दो मेथड है, फिक्स सम मेथड समझ गए, और उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट मेथड। दोनों के अंदर आपको पेमेंट जो करनी है वो अगले महीने की 25 तक पेमेंट करनी है। दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब मैं आपको एक बार अपने नोट्स से रीडिंग लगवा देता हूं। जो हमारे नोट्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं वर्ड फॉर्मेट में, उससे मैं आपको एक बार रीडिंग लगा देता हूं कि कहां कहां पे आपको
कैसे कैसे पढ़ना है, वहां से भी एक बार हम ये रिटर्न चैप्टर कर लेते हैं। तो ये हमारा रिटर्न चैप्टर है। मैं फटाफट क्विकली आपको रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि देखो सब कुछ आपने समझ लिया है। अब आप एक बार रीडिंग लगाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर मैं आपको इस वर्ड डॉक्यूमेंट से पढ़ाता तो आपको चीजें समझने में थोड़ा टाइम कम लगता और आपका टाइम ज्यादा वेस्ट करता। मैं आपको एक सजेशन भी दे रहा हूँ एक जाते जाते, कि आप इस चैप्टर को रिवाइज जब करेंगे तो वर्ड डॉक्यूमेंट से ना करें, मेरे हैंड रिटन डॉक्यूमेंट से कर लें। या आपको लगता है कि मेरे हैंड रिटन डॉक्यूमेंट आपको समझ नहीं आ रहे हैं, तो अपने हैंड रिटन डॉक्यूमेंट बना लें आप। इस चैप्टर के अंदर अगर आप इस चैप्टर को अगर आप इस वर्ड डॉक्यूमेंट से रिवाइज करेंगे तो आपको टाइम आपका बहुत लग जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। आपको हैंड रिटन नोट से इसको रिवीजन करना है। कुछ भी एग्जाम में ऐसा नहीं आ रहा जो रट्टे वाला है, रटाफिकेशन वाला है, कुछ भी ऐसा एग्जाम में नहीं आ रहा। डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है आपको। एग्जाम के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं आ रही जहां पे आपको थ्योरी लिखनी हो, जहां पे आपको रटे ड्राइव बातें लिखनी हो। आपको अगर चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो आपको सिर्फ समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। तो ये हम कर चुके हैं क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। एलिजिबिलिटी हम पढ़ ली, 5 करोड़ जीएसटी एनवाइज है। कंडीशन पढ़ ली हमने कि आपकी लास्ट रिटर्न फाइल होनी चाहिए। मैनर क्या रहेगा बता दिया मैंने आपको, डेट्स। ठीक है, इस स्कीम से आप कब बाहर हो जाओगे, जब आपकी टर्नओवर एक्सीड हो गई है। ठीक है जी, लैप्स कब हो जाएगी, इसकी भी डेट आपको बता दी मैंने, वही वही सेम डेट है। ठीक है जी, उसके बाद आपको अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, नॉर्मल क्वार्टरली फाइल करनी है या मंथली फाइल करनी है। उसके बाद हमने पढ़ा आईएफएफ फैसिलिटी जो आपको दी गई है बी2बी सप्लाई के लिए, और ये दी गई है ऑप्शनल। ठीक है जी, उसके अलावा आपको बोला गवर्नमेंट ने कि आईएफएफ के पहले 2 महीने तो आप भरोगे आईएफएफ से, और लास्ट मंथ भरोगे क्वार्टर से। ये वाली बात भी लिखी हुई है। उसके बाद उन्होंने बोला जी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी है, कंसोलिडेटेड इनवॉइस देनी है। ये बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने रिटर्न वाले चैप्टर में, वहां आप दोबारा पढ़ लेना, ये सेम बातें वहां पे लिखी हुई हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कब आप जीएसटीआर 1 और 3B आईएफएफ फैसिलिटी फाइल नहीं कर पाओगे। अगर आपने लास्ट 2 मंथ्स की रिटर्न फाइल नहीं करी, आप 1 फाइल नहीं कर पाओगे। अगर आपने लास्ट पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं करी तो आप आईएफएफ फाइल नहीं कर पाओगे। अगर आप रूल 86 में फॉल करते हो और आपने अपनी लास्ट पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं करी, तो आप जीएसटीआर 1 और आईएफएफ दोनों फाइल नहीं कर पाओगे। ये है टेक्निकल लैंग्वेज, मैंने पढ़ाया आपको इजी लैंग्वेज में। उसके बाद 2A और 2B के बारे में पढ़ा हमने। ये रीड और डॉक्यूमेंट है, ये आपका रियल टाइम पे होता है। इसके अंदर आपके इनपुट क्या आते हैं ये पढ़ लिया हमने। 2B एक रीड ओनली डॉक्यूमेंट है, बट ये एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है। ये एक कट ऑफ डेट पे फिक्स हो जाता है, उसके बाद ये हिलता जुलता नहीं है। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है, और इसके अंदर ब्लॉक क्रेडिट का सेशन भी आता है। 2B और 2A दोनों की डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2B के बेस पे हम आज की डेट में इनवॉइस का आईटीसी लेते हैं। ठीक है जी, ये आप एक बार रीडिंग लगा लेना, बहुत सिंपल है। तो ये आपको ड्यू डेट गवर्नमेंट ने दी है, रिवाइज ड्यू डेट 22 और 24। तो 22 दी है आपको इन स्टेट्स के लिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला। तो ये सारी स्टेट जो हैं ये आपकी एक तरह से ये वाली स्टेट है, और ये वाली जो स्टेट है आपकी, ये आपकी जितने भी राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, उड़ीसा, ये आपकी ऊपर वाली स्टेट है। इनकी डेट गवर्नमेंट ने 24 रखी है। किसकी? 3B की बात कर रहा हूं मैं। क्यूआरएमपी स्कीम में जो 3B फाइल कर रहे हैं उनकी ये लास्ट डेट दी गई है। उसके अलावा मंथली पेमेंट है आपकी। पेमेंट के 2 मेथड हैं, फिक्स मेथड 35% कैश। इसका एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल करते हैं इसका। एग्जांपल क्या है कि आपने ये लास्ट क्वार्टर में इतना कैश पे करा हुआ है, लास्ट क्वार्टर में इतना कैश आपने पे करा हुआ है। गवर्नमेंट कह रही है इसका 35% आप इस मंथ पे कर दो, इसका 35% आप इस मंथ पे कर दो, मतलब हर मंथ पे कर दो, और इसका 35% इसका 35% आप पे कर दो। तो बेसिकली क्वार्टर का, अगर क्वार्टर का डाटा आपको दिया हुआ है एग्जाम में, तो उसका 35% निकालना है आपको। अगर आपको डेटा दिया हुआ है मंथ का, ये डेटा दिया हुआ है आपको मंथ का, तो आपको निकालना है 100%, 100% और 100%। ये मैंने आपको कराया है, सिंपल एग्जांपल दिए हुए दोस्तों, कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट मेथड। इसके अंदर आप क्या करते हो, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स निकाल के अपना जीएसटी पेबल निकाल देते हो और कैश लेजर से पे
कर देते हो। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप फिक्स मेथड में हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, और अगर आप नॉर्मल मेथड में हैं तो आपको इंटरेस्ट देना है। जो आपको नॉर्मल इंटरेस्ट देना है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिटर्न वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पेमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने, वहां पढ़ा था कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है एट द रेट ऑफ 18%। तो वो आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा अगर आप सेल्फ असेसमेंट वाले मेथड में। एज यूजुअल जो आप निकालते आए हैं अपने पेमेंट वाले चैप्टर में, वहां से रिवाइज कर लेना, वो एज इट इज सेम कॉन्सेप्ट वहां पे लिखा गया है। लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में है और आप लेट, अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपके लेट रिटर्न क्या है, मतलब आपकी डेट डेट है 22 और 24, तो अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपको नॉर्मल स्कीम की तरह लेट रिटर्न फाइल करने का भी पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। तो क्यूआरएमपी स्कीम में भी आपको लेट फीस लगेगी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा। उसके बाद लास्ट में है जीएसटीआर 1 की और आईएफएफ की ड्यू डेट क्या दी गई है, तो ये दी गई है क्यूआरएमपी के लिए 13 और अदर के लिए 11 दी गई है। तो दोस्तों ये हमारा है पूरा का पूरा चैप्टर हमने कर लिया, रिटर्न चैप्टर का पूरी अमेंडमेंट कर ली हमने अच्छे से, और अच्छे से समझ लिया हमने क्यूआरएमपी स्कीम क्या होती है। इसको 2 बार नहीं 3 बार रिवाइज करना, 3 बार रिवाइज करना अच्छे से, तभी आपको थोड़ा सा और क्लियर होगी। और जो एग्जांपल इसके दिए हुए हैं मेरे नोट्स में, सारे सफिशिएंट एग्जांपल हैं, उसको अच्छे से आप देखना, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इस नोट्स को आप चेक कर लेना, ये नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे टेलीग्राम पे और इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो अब वहां से आप ले लेना। कोई भी क्वेरी है आपको, कोई भी डाउट है, आप मुझे पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरी का आंसर दूंगा। आज हम इतना ही रखते हैं, फिर आपको कोई इशू आएगा, कोई चैलेंज आएगा, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर आरडीबी क्लासेस ऐप। आरडीबी क्लास पे आप आ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी को रेस कर सकते हैं। फिर दिस आप सब लोगों को मैं बोलता हूं कि अच्छे से तैयारी कीजिए अपने एग्जाम की। जो लोग प्रैक्टिकल कोर्स कर रहे हैं अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, और आगे अपने जीएसटी करियर को बनाइए, और आगे अपने एग्जाम क्लियर करके हमें हमें प्राउड फील होगा कि आप एग्जाम क्लियर करके जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।